अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे इंशाल्लाह। नावल आशी, राइटर रज़िया भट्ट। मुझे आपके रवैये से पहले ही ये महसूस हो रहा था कि आप किसी गलतफहमी की बिना पर ऐसा कर रही हैं, डॉक्टर अहमद ने आशी से बराह रास्त कहा। आशी ने फिर इसे सरतपा घूरा। मैंने आज डॉक्टर लतीफ़ से भी इस बारे में बात की है। आपका रवैया मेरे लिए बड़ा पचीता और नाफहम सा था डॉक्टर आशफा, लेकिन आज बात खुल गई। आप यकीनन फ़रूक से मिल चुकी हैं। आशी कोई जवाब भी तो ना दे सकी। मड़ी में इनसे मुलाकात हुई इनकी। सरवत ने आशी की जगह जवाब दिया। खूब। डॉक्टर अहमद ने हाथ पर हाथ मारा। फ़रूक इन गर्मियों में मरी गया था। आप गलती खाने में हक बजानब हैं मिस आशफा। हम दोनों भाई आइडेंटिकल ट्विंस हैं, बिल्कुल एक शक्ल सूरत। आप तो आप। हमारी अम्मी अब तक हम दोनों से मुगालता खा जाती हैं। वाकई। सरवत हैरान होकर डॉक्टर अहमद को देखने लगी। अचंभे की तो कोई बात नहीं डॉक्टर, कि आपने कभी आइडेंटिकल ट्विंस नहीं देखे? नहीं, इसीलिए तो हैरत हो रही है। आप भी हरासा नजर आ रही हैं मिस आशफा। क्या आपने भी पहले कभी भी ऐसे जुड़वा नहीं देखे? आशी ने लाशौरी तौर पर नफ़ी में सर खिला दिया। आप इनके बारे में आपने इनके बारे में पढ़ा तो ज़रूर होगा, डॉक्टर अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। अब देख भी लिया। आशी अब तक गोमगो के आलम में थी। डॉक्टर अहमद ने कुर्सी का रुख इसकी तरफ मोड़ दिया और हाथ बढ़ाकर दूसरी कुर्सी सरवत के सामने कर दी। दोनों कुर्सियों पर बैठ गई। डॉक्टर अहमद कदरे फासले पर पड़ी कुर्सी को अपने लिए घसीट कर लाने लगा। कितनी अजीब बात है आशी, आइडेंटिकल ट्विंस सुना जरूर था, देखा नहीं था। क्या फ़रूक बिल्कुल ही अहमद की तरह है? बिल्कुल। आशी के जवाब देने से पहले ही डॉक्टर अहमद बोला। कुर्सी इन दोनों के करीब बिछाकर इस पर बैठ गया। इजाज़त हो तो सिगरेट सुलगा लूँ? इसने जेब में हाथ डालते हुए दोनों पर यकसा निगाह की। ज़रूर ज़रूर, सरवत ने कहा और आशी ने भी निगाहों की ज़बान से सरवत की तायीद कर दी। डॉक्टर अहमद ने 3 केसल की सब्ज़ डब्बी से सिगरेट निकाला, होंठों में दबाते हुए माचिस चलाई, जलती तीली सिगरेट को दिखाई, दूसरे हाथ की ओर से तीली के हल्के से शोले को बुझने से बचाते हुए सिगरेट को आग दिखा दी। कश लेते हुए हाथ में पकड़ी जलती माचिस की तीली को बुझाते हुए परे चमन में फेंक दिया। इसने सिगरेट उंगलियों में दबाते हुए दुआ शाइस्तगी से एक तरफ छोड़ दिया और फिर मुस्कुराते हुए आशी को देखने लगा। मैं भी हैरान था कि मिस आशफा को मुझसे ख्वाह मखा का बैट क्यों है। जब भी इनसे बात की जवाब उल्टा ही मिला। बहुत सोच विचार के बाद मैं इसी फैसले पर पहुंचा था कि आप फ़रूक की वजह से मुझ पर धोखा खा रही हैं। मैं इसी सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करने ही वाला था। डॉक्टर साहब, आप वाकई दोनों भाई एक जैसे हैं। सरवत का इस्तेजाब। शायद अब तक दूर ना हुआ था। मिस आशफा, आप इस बात की ज़मानत दे सकती हैं। वो कश लेते हुए बोला। क्यों मिस आशफा, मुझ में और फ़रूक में कोई फ़र्क नज़र आया? आशी ने नफ़ी में सर हिला दिया, लेकिन मशकूक नज़रों से देखकर बोली। मुझे तो अभी भी यही लगता है कि आप फ़रूक हैं। डॉक्टर अहमद इसे नीमवा नज़रों से देखकर हंस दिया। कह चुका ना, हमारी अम्मी भी अब तक धोखा खा जाती हैं। फ़रूक को अहमद और अहमद को फ़रूक कहना इनकी आदत बन चुका है। कुछ भी तो नहीं फ़र्क हम दोनों में। एक सी शक्लें, एक सी सूरत, एक सा कद, हता कि हम दोनों का वज़न भी तकरीबन बराबर है। आते भी एक जैसी हैं। सरवत ने सवाल किया। अहमद ने सिगरेट का कश लेते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। आदतों में बहुत फ़र्क है मिस सरवत। मेरा भाई बड़ा शौक़ शरीर है, बतूनी जहान भर का, गड़ी भर में भी बेतकल्लुफ़ हो जाने वाला। और आप? सरवत ने शौक़ी से कहा। मैं ज़रा संजीदा वाक़या हुआ हूँ। इसकी वजह शायद ये है कि हम दोनों की परवरिश अलग अलग माहौल में हुई है। यानी हम दोनों की पैदाइश पर अम्मी कुछ बीमार सी हो गई थी। 2 बच्चों को संभालना इन्हें मुश्किल नज़र आया। खुदा बख्शे, नानी अम्मा जिंदा थी, वो मुझे ले गई। मेरी परवरिश नथियाल में हुई है। बुजुर्गों की सोहबत में आपके मिजाज में भी बुजुर्गी आ गई। सरवत ने हल्का सा कहका लगाया। आशी और डॉक्टर अहमद भी मुस्कुराने लगे। दोनों के मिजाज की तजाद की सिर्फ यही वजह हो सकती है। डॉक्टर अहमद बोला। आपके भाई कभी यहाँ आएंगे? सरवत पुरुष इश्तियाक लहजे में बोली। वो आ रहा है। डॉक्टर अहमद ने सिगरेट की राख चाटते हुए कहा। कब? बेसाख्ता आशी की जुबान से निकला। सरवती से घूरकर मुस्कुराने लगी। चंद दिनों तक आएगा, इसका कल ही टेलीफोन आया था। डॉक्टर अहमद ने कहा। मैं तो ज़रूर मिलूंगी इनसे, बिना देखे ही इश्तियाक हो रहा है। सरवत ने कहा। ज़रूर ज़रूर। अहमद ने इत्मीनान से सिगरेट का कश लिया। वो आजकल है कहाँ? आशी ने पहली मरतबा गुफ्तगू में दिलचस्पी ली। लाहौर में ही है, अहमद बोला। वकील है ना? सरवत बोली। हाँ, अहमद आशी को देखते हुए बोला। अजीब मन चला वकील है। जी चाहेगा तो मुकदमा लेता जाएगा, ना चाहेगा तो महीनों बेकार ही गुजार देगा। मौसीकी का जुनून है, सितार बजाने में जवाब नहीं रखता। वाकई? आशी जल्दी से बोली। सितार बजाने में बड़े मुश्ताक हैं, बड़ी खूबसूरती से बजाते हैं, मुद्दतों की मेहनत है। डॉक्टर अहमद ने कहा। आवाज़ भी खुदा ने अच्छी दी है, आप भी गा सकते हैं डॉक्टर? सरवत ने इश्तियाक से पूछा। मुझे तो गाने के हर बजत से भी वाकफियत नहीं। डॉक्टर अहमद ने इनकिसारी से कहा। आवाज़ तो आपकी एक सी है। आशी बोली। आवाज़ बेशक एक सी है, लेकिन मुझे मौसीकी से कोई शुगफ नहीं। कोई शौक होता तो मैं भी सीख लेता। डॉक्टर साहब, अब जब फ़रूक आए तो हमसे ज़रूर मिलाइएगा। सरवत बोली। इंशाल्लाह। डॉक्टर अहमद ने कहा। ख्याल तो है वो 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। आशी के चेहरे पर महकते फूलों की गुफ्तगी फैल गई। सरवत ने दाएं आंख पूरी की पूरी बंद करके होंठों पर शरीर सी मुस्कुराहट लाते हुए इसे छेड़ा।
अहमद नया सिगरेट सुलगा रहा था। इसने सरवत को देखा नहीं, वरना आशी को कितनी नदामत होती। आप कैसे मिलोगे फ़रूक से? सिगरेट सुलगा कर अहमद ने आशी की तरफ देखा। मरी में मैं भी 1.5 महीने की रुखसत पर मरी गई थी। वो हमारे घर के करीब ही रहते थे। वो तो अपनी सुर्ख लाज में ठहरा हुआ होगा। जी हाँ, हम इससे तकरीबन मुल्हक्का कोठी में थे। खूब, फिर तो आप हमसाया थे ना इनके। जी, सरवत कुछ कहने को थी कि आशी ने इसके पहलू में चुटकी काट कर खामोश रहने का इशारा किया। फिर तो इसका आना जाना होगा आपके यहाँ। जी हाँ, कभी कभी वो तौबा जल्दी बेतकल्लुफ़ हो जाता है, गैरों से यूं घुल मिल जाता है जैसे करीबी हों। ये तो बड़ी अच्छी आदत है डॉक्टर साहिब, सरवत ने कहा। अच्छी है भी और नहीं भी, डॉक्टर अहमद ने कुछ सोचते हुए कहा। खैर, अपना अपना मिजाज होता है। डॉक्टर अहमद सरवत और आशी को फ़रूक के कई दिलचस्प किस्से सुनाने लगे। अहमद की हर बात की तायद आशी का दरकता हुआ दिल कर रहा था। वाकई फ़रूक बेहद शौक और नित नई शरारतें सोचने वाला जहन रखता है। आशी से बढ़कर सरवत इसके किस्से सुनकर महफूज हो रही थी। बातें जाने अभी तवील के कितने मराहिल तय करती। नर्स मूना सरवत को बुलाने आ गई। डॉक्टर शाकिर ने इसे बुलाया था। डॉक्टर साहब, मुझे अपने भाई से मिलाना ना भूलिएगा, सरवत ने उठते हुए डॉक्टर अहमद से याद दहानी के तौर पर कहा। मैं 2-4 दिन बड़ी बेसब्री से काटूंगी, कह नहीं सकता इसे आने में कितने दिन लगेंगे। दरअसल हमारी अम्मी की तबीयत ख़राब रहती है। जब से वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ है, वो अकेली नहीं रह सकती। हम बहन भाइयों में से किसी एक को इनके पास ज़रूर होना होता है। वो खुद तो यहाँ आने को बड़ा बेचैन है, सिर्फ अम्मी की वजह से जल्द नहीं आ सका। अब हमारी बहन अंजुम चंद दिनों के लिए लाहौर आ रही है। वो अम्मी के पास रहेंगी तो फ़रूक पिंडी का चक्कर ज़रूर लगाएगा। अंजुम हमारी एक ही बहन है। कहाँ? डॉक्टर अहमद का लहजा पुरशौक था। मरी में, आशी मुस्कुराई। वो मरी गई थी? 2 दिन के लिए आई थी अपने मियाँ के साथ। अच्छा, बड़ी प्यारी सी बहन है अंजू। वाकई सरवत का जाने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन काम की वजह से जाना ही पड़ा। आशी को अब डॉक्टर अहमद के सामने बैठे कोई उलझाव ना था। सरवत के जाने के बाद भी वो डॉक्टर अहमद के साथ बेतकल्फी से बातें करती रही। बातों में चाय का ख्याल भी ना रहा। आप यकीनन चाय पियेंगी डॉक्टर? अहमद ने कुर्सी से उठते हुए कहा। कोई ऐसी ज़रूरी नहीं, आशी ने अखलाकन कहा। लेकिन अहमद ने ड्यूटी रूम से निकलने वाली चपरासी को बुलाकर चाय का कह दिया। हम भी चाय पियेंगे साहब। डॉक्टर दाएं कमरे से डॉक्टर लतीफ़ स्टेथोस्कोप के लिए बरामद हुए। आइए, अहमद ने खुश अखलाकी से कहा। लतीफ़ की आंखों में बड़ी मैनीखेज मुस्कुराहट छुपी थी। इसकी एक निगाह आशी पर थी, दूसरी अहमद पर। लतीफ़ साहब, वही बात हुई ना, मैंने आपसे कहा था ना मिस आशफा फ़रूक का धोखा मुझ पर खाती रही हैं। डॉक्टर लतीफ़ बेसाख्ता कहका लगाते हुए कुर्सी पर बैठ गया। बेचारी मिस आशफा। आशी कुछ झिंप सी गई। लतीफ़ की आंखों की चमकती और कुछ कहती मुस्कुराहट नदामत का एहसास दिलाने ही को थी। शायद वो चिपकी बैठी रहती और डॉक्टर अहमद आशी की गलत फहमी का किस्सा मज़े ले लेकर लतीफ़ को सुनाता रहा। लतीफ़ उन आंखों में वही छुपी छुपी मैंने हेस मुस्कुराहट लिए कहके पे कहका लगाए जा रहा था। गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला और फिर ठीक ठक से बंद हो गया। क्लिनिक में बैठी आशी का दिल कुछ ऐसे ही ठक से आवाज़ से सीने की हड्डियों से जैसे टकरा गया। मरीज़ा की नब्ज़ पर रखा हुआ हाथ खुद नजूद छूट गया। बच्चों के से जज्बातीपन से वो कुर्सी से उछली और खिड़की का गिरा पर्दा बड़क रफ्तारी से खींच कर बाहर खींचा। निगाहों में रंग का रंग, सितारों का रक्स बिखर गया। होंठों पर मछली मुस्कुराहट लहरा गई। जिस बेताबी से वो पर्दा खींचा था, इस बेताबी से फिर खिड़की के सामने से हटकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। क्रीम कलर की चोटा क्लिनिक के दरवाजे के सामने खड़ी थी और फ़रूक झुका हुआ इसे लॉक कर रहा था। गाड़ी पर खासी धूल पड़ी थी। फ़रूक के बाल भी खासे बिखरे हुए थे। जाने लाहौर से सीधा यहीं आ रहा था। खुशियों के कल कल करके उबलते सोतों की मतरन्नम आवाज़ में आशी की हस्ती खो गई। जी तो यही चाहा कि सब मरीज़ों को छोड़ छाड़ कर कमान से निकले हुए तीर की तरह तेज़ी के साथ सीधी फ़रूक के सीने में प्योस्त हो जाए, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। शायद हजाम माना था या वो खफकी जो इसे फ़रूक से थी। कितना सताया था इसने, महीनों खबर ना ली थी। ऐसी भी क्या मसरूफियत, कम अज़ कम खत तो लिख सकता था। लाहौर कौन सा लाखों मील की मुसाफत पर था जो वो ना आ सका। आशी के जहन में कई बातें सिलसिलावार आ गई। सामने स्टूल पर बैठी मरीज़ा की नब्ज़ पर दोबारा हाथ रखते हुए वो पूरी तरह फ़रूक से नाराज़ होगी। बीबी, तुम बुध को अस्पताल आकर दिखाना, शायद तुम्हें दाखिल करना पड़े, इसने मरीज़ा का मुआयना करने के बाद कहा। और ये दवाई? मरीज़ा ने दवाई की शीशी आशी को दिखाते हुए पूछा। इसे इसी तरह इस्तेमाल करती जाओ, दर्द का फाका होगा इससे, आशी ने मलाइमियत से कहा। बुध को 10 बजे से पहले जनाना खाने की तरफ आ जाना, बरामदे के आखिरी कमरे में मिलूंगी। बहुत अच्छा डॉक्टर जी। जनाना हिस्से के बरामदे का आखिरी कमरा याद रखना, कहीं और ना बुली भटकती फिरना। आशी ने इसके जाते जाते तकीद की। बहुत अच्छा डॉक्टर जी। आजिज़ और इंकसारी का मरका बनी मरीज़ा ने घूम कर डॉक्टर से कहा। और हम कौन सा कमरा याद रखिए? उससे बड़ी मर्दाना आवाज़ पर आशी ने एकदम पलट कर देखा। फ़रूक अपनी तमाम तर मर्दाना वजाहतों का जादू चकाए बड़े ही हसीन अंदाज में मुस्कुरा रहा था।
नीले सूट पर इसने बारी ओवरकम कोट पहन रखा था, हाथों में चमड़े के सियाह दस्ताने थे। वो मुस्कुराते हुए उतार रहा था। आशी की निगाहें ताबे हुस्ने दोस्त की मतलब ना हो सकी। जैसे उठी जैसे झुकी, फिर उठी फिर झुकी। फ़रूक इस दरवाजे से कमरे में आया था जो आम मरीजों के लिए नहीं, सिर्फ नर्स और डॉक्टर के लिए मुस्तमिल इस्तेमाल होता था। आ जाऊं आशी, फ़रूक ने इस कातिल मुस्कुराहट से वार किया। आशी ने नाराज़गी के इजहार के तौर पर मुंह बनाया। माथे पर सिलवटें भी नमदार हुई, लेकिन ये मसनूई पर्दे फूट फूट बनने वाली जगमगाती खुशियों के चेहरे न ढांप सके। मैं जानता था तुम नाराज होगी। वो काफराना तबस्सुम के लिए इसकी कुर्सी के करीब आ गया। नर्स राशिदा नई मरीजा को दूसरे दरवाजे से अंदर दाखिल करने ही को थी। सिस्टर, फ़रूक ने जल्दी से इधर उधर देखते हुए कहा। जी। राशिदा अद्धा खुला दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, सिर्फ 2 मिनट। आप अभी मरीजों को इधर ही रोकिए, मुझे डॉक्टर से बड़ा ज़रूरी मशवरा करना है। बहुत बेहतर। राशिदा दरवाज़ा फेर कर दूसरे कमरे में चली गई। फ़रूक की बात पर आशी को हंसी आ गई, लेकिन इसने सर झुकाकर मुस्कुराते लबों को लफ्ज़िश को छुपा लिया। फ़रूक ने दस्ताने मेज़ पर लापरवाही से डाल दिया और मेज़ से टेक लगाकर आशी की तरफ कदरे झुक कर बोला, आशी सचमुच नाराज़ हो? आशी कुछ नहीं बोली, सर कदरे और झुका लिया। अब तो वो सचमुच में इससे नाराज़ हो गई थी। फ़रूक ने हाथ से इसकी ठोड़ी को छुआ ताकि इसका सर ऊंचा हो सके, लेकिन आशी ने इसका हाथ बड़ी ही सदमोहरी से परे फेंक दिया। अल्लाह अल्लाह, इतना शदीद गुस्सा! देखो आशी, मुझे मनाने के बहुत से तरीके आते हैं, फिर तुम इतराज़ करोगी। इतना कहते हुए इसने झुक कर आशी का हाथ अपने मजबूत हाथों में पकड़ कर दबाया। आशी घबरा कर कुर्सी पर पीछे हट गई। वो कोई भी बेबकाना कदम उठा सकता था। आशी को इसी लम्हे हार मानना पड़ी। बड़े आए मनाने वाले, इतनी मुद्दत ख्याल ही ना आया मेरा। अब आ गए हैं वो बच्चों की मासूमियत से बोली। फ़रूक हंस दिया। तुम्हें अपनी मसरूफियतों और उलझनों के बारे में कैसे बताऊं यार, खत भी ना लिख सकते थे। वो रूठे रूठे लहजे में बोली। लिखा तो था। फ़रूक हंस दिया। मेरी अदीमुल फुर्सती का इसी खाली कागज़ से अंदाज़ा लगा लिया होता। बड़े आए मसरूफियत जतलाने वाले, 2 लफ्ज़ भी ना लिख सकते थे। लिख सकता था आशी, लेकिन तुम्हारा सब्र आजमा रहा था। इसने आशी का नरम और नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में सहलाते हुए बड़ी अकीदत और मोहब्बत से कहा। इसकी आंखों से मस्ती छलक रही थी। आशी ने इसे घूरा और वो बेसाख्ता ही हंस दिया। अच्छा आशी, फ़ौरन अपने मरीजों से निपट लो, फिर आराम से बैठकर कुर्सी सारी बातें होंगी। आप कहाँ बैठेंगे? फ़रूक ने इधर उधर देखा, कोई जगह मौजूद ना थी। घड़ी देखी और फिर बोला, तुम्हें कितनी देर और लगेगी? गालिबन आधा घंटा। फिर मैं सदर तक का एक चक्कर काट कर आता हूँ। ठीक है। आशी ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। फ़रूक ने शरारत से इसकी ठोड़ी को पकड़कर हिलाया और कमरे से निकल गया। आशी कैफ और सुरूर की दुनिया में खो गई। मेज़ पर पड़े दस्ताने उठाए, एक लम्हा लगा इन्हें देखा और फिर इन्हें दोनों गालों से लगाकर आंखें बंद कर ली। इससे यूँ महसूस होने लगा था जैसे फ़रूक के हाथों के बने प्याले में वो अपना चेहरा छुपाए सुकून इत्मीनान की रूहानी खुशी से सरशार हो रही है। डॉक्टर राशिदा ने ज़रा सा दरवाज़ा खोल कर कहा। आशी ने एकदम आंखें खोल दी और दस्ताने गोद में गिराते हुए राशिदा की तरफ देखने लगी। फ़रूक फारिग हैं तो मरीज़ा को ले आऊँ? राशिदा ने कहा। हाँ हाँ ले आओ। आशी ने चिरमी दस्ताने गोद से उठाकर मेज़ के कोने पर रख दिए। राशिदा एक उदेर उम्र की औरत को लेकर अंदर आ गई। औरत काफ़ी नखीर थी, आंखों के स्याह हल्के और चेहरे पर जर्दी खंडी थी। लिबास और वज़ाकता से मुतवस्सत तबके की ज़रूर दिखाई देती थी। आते ही डॉक्टर को शाइस्तगी से सलाम किया। मेज़ के करीब रखे स्टूल पर बैठे अपनी तकलीफ़ डॉक्टर के गोश गुजार करने लगी। अब तक जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुकी थी, इनके नुस्खे भी डॉक्टर के सामने रख दिए। इसे कोई अंदरूनी तकलीफ़ थी। राशिदा इन्हें मेज़ पर लटाओ। आशी ने नर्स से कहा। दूसरा मरीज़ भी भिजवा दो, बेहतर है। कहकर राशिदा ने जवान सी औरत को अंदर आने का इशारा किया, जो दोनों हाथों से पेट पकड़े हुए थी, और खुद पहली मरीज़ा को पर्दे के पीछे रखे मेज़ पर लटाने को ले गई। डॉक्टर के रबर के दस्ताने इसने सबीन के पास तैयार रखे और खुद डॉक्टर का नई मरीज़ा से निपटने का इंतजार करने लगी। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मरीज़ देखते आधा घंटा गुजर गया। अब क्लिनिक खाली हो चुका था। नर्स राशिदा दवाइयों वाली अलमारी बंद कर रही थी। वो हीटर भी बंद कर दिया जिस पर गाहे सुरंज और गाहे पानी गर्म करती थी। सारी तैयारी करके इसने अपना पुराना नसवारी कोट उठाया और डॉक्टर के उठने का इंतजार करने लगी। आशी कुर्सी पर बड़े सहल अंदाज में बड़ा जमान थी। तुम जाओ राशिदा, मैं आप नहीं जाएंगी? फ़िलहाल नहीं, अभी मुझे थोड़ा काम है। मेरी मुलाजमा को ज़रा बाहर से भिजवा देना। बहुत अच्छा डॉक्टर। राशिदा खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकल गई। आशी ने कोने में रखे हीटर का रुख अपनी तरफ कर लिया और हाथ इस पर फैलाते हुए रंगीन और मदहोशकुन सपनों के तस्वुर में खो गई। मुलाजमा कमरे में आई, आशी को खोया हुआ पाया। चंद लम्हे तो मुंतज़िर रही, लेकिन जब आशी ने कोई बात ना की तो आशी बेटी कहकर इसे पुकारा। आशी सोचो की तह से उबड़ी। मुलाजमा को देखा, कुछ सोच कर और फिर बोली, तुम घर जाओ, मैं आज देर से आऊँगी। अम्मी से कह देना फ़िक्र ना करे, मैं चौकीदार के साथ आ जाऊँगी। मुलाजमा हुक्म का बंदा थी, तमील के लिए हर वक्त तैयार। रुख मोड़ा और कमरे से बाहर निकल गई। ज़मीन ने आशी को झंझोरा तो सही, लेकिन मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ है कि मकूले ने ज़मीर की चुभन दूर कर दी। फ़रूक से मिलने का वक्त तो निकालना ही था ना। भाई आशी, ये बात गलत है। लड़ाई ख़त्म। देखो तो पूरे 250 मील का फासला सिर्फ 2.5 घंटे में तय करके तुम तक पहुंचा हूँ। मुझे कल ही वापस जाना है। तुम मेरा कीमती वक्त गुस्से में ज़ाया किए जा रही हो। इसने एक नीम
नीम निगाह इसने एक निगाह नीम बाज आशी पर डालते हुए सिगरेट का कश लिया। वो इसके सामने ही आरामदा कुर्सी पर दराज सामने स्टूल पर पाँव रखे तकरीबन 20 मिनट से आशी को मना रहा था। आशी की नाराज़गी ख़त्म ही होने में नहीं आ रही थी। इसने पैंतरा बदला। मंदा परवर जाने भी दे अब। गुलाम हाथ बांध कर माफ़ी का दरख्वास्त गार है। इसने सिगरेट का आखिरी टुकड़ा फेंक कर दोनों हाथ बांध लिए। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, नहीं होगी और कभी भी नहीं होगी। आशी को हंसी आ गई। बस बस हो गई सुलह। वो बच्चों की तरह खिल उठा, जेब से नया सिगरेट निकाल कर सुलगाया और फिर इसी अंदाज में कुर्सी पर नीम दराज होकर स्टूल पर टांगे फैला दी। दायां पाँव बाएं पाँव पर रखा था जिस पर वो गाहे बगाहे हिला रहा था। यह हरकत इसकी दिली खुशी की खमास थी। वाकई सुलह हो गई थी। दोनों गुल मिलकर बातें करने लगे थे। फरूक 4 महीनों की रवादार इसे सुना रहा था इतने दिनों बाद आए और कल ही वापस चले जाएंगे। आशी ने घबरा कर इसे देखा। इसने अभी अभी बताया था कि कल 2 बजे इसे लाहौर पहुंचना है। एक केस के सिलसिले में किसी से कल 3 बजे ज़रूरी मिलना है। आशी दूसरा अम्मी भी अकेली होंगी। अंजू 3 बजे मुल्तान जा रही है। अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकते। जब से वालिद की वफात पाई है इन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया है। अंजू अचानक ना आ जाती तो मेरा एक दिन के लिए भी आना मुश्किल था। फिर कब आएंगे? जब अंजू फिर आएगी या अहमद छुट्टी लेकर लाहौर आ जाएगा। अरे हाँ, अहमद तुम्हारे अस्पताल में है ना? वो चलकर सीधा हुआ बैठा, यूँ जैसे कोई बड़ी ही अहम बात जहन में अचानक आ गई हो। अहमद मेरा भाई है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुमने खूब धोखा खाया। आपको कैसे इल्म हुआ? आशी ने चौंक कर इसे देखा। कल ही अहमद ने टेलीफोन पर बताया था। अल्लाह की कसम लुत्फ आ गया। वह भी बेबाकाना हंसे जा रहा था। मैंने दानिस्ता तुम्हें नहीं बताया कि हम शक्ल जुड़ा बाई हैं। इसने सिगरेट का लंबा कश लेते हुए कहा। ख्याल था जब हम कभी इकट्ठे होंगे तुम्हें खूब बनाऊंगा। ये पता ही ना था कि तुम मेरे बिनाए बगैर ही बन जाओगी। क्यों, बड़े ख़राब हैं आप। आशी ने प्यार से सिगुरा। मुझे मरी में ही बता दिया होता तो यहाँ तक नौबत ना आती। मैं तो बेचारे अहमद से खूब ही उलझी। 2-3 दफ़ा तो खासी जिरप हुई। बेचारा हर बार मेरा मुँह ही देखता रह जाता। यकीन मानिए जब वो कहता मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर, आप क्या कह रही हैं, तो मेरा जी चाहता इसका मुँह नोच लूँ। मैं तो यही समझती रही कि आप मुझे बना रहे हैं। आशी से बता रही थी किसने कैसे डॉक्टर अहमद को डॉक्टर फ़रूक समझकर लताड़ा और फ़रूक मारे हंसी के दौड़ा हुआ जा रहा था। ये खूब रही। इसने रुमाल कोट की जेब से निकालकर अपनी आंखों की नमी साफ की। बेचारा अहमद, अब तो मुझे इससे बड़ी नदामत महसूस होती है। आशी ने कहा तुम्हारा भी क्या कसूर? वो फिर पहले से अंदाज में स्टूल पर टांग रखकर कुर्सी पर नीमदराज हो गया। लेकिन एक बात है आशी। वो क्या? अहमद बात करते वक्त कदरे हकलाता है। तुम्हें यह फ़र्क महसूस ना हुआ? मैं समझी आपने मुझे सताने को ये स्वांग भी बड़ा है। हद होगी, इतनी दायकारी तो नहीं कर सकता मैं। फ़रूक इसे अहमद के मुतलिक बताने लगा कि बचपन में वो माँ के प्यार से महरूम रहा है, इसलिए इसकी ज़बान में लकनत आ गई। इस लकनत ने इसे एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया है। वो बहुत कमगो और संजीदा महज इसीलिए है। फ़रूक के लहजे से वो हमदर्दी पूरी तरह याद थी जो इसे अपने सगे भाई से इसी सिलसिले में थी। आशी अफसोस करने लगी। नानी अम्मा जिंदा रहती तो शायद ऐसा ना होता। अहमद साल भर ही का था कि वो फोत होगी। परवरिश की जिम्मेदारी ममानी के सर पर पड़ी। जाहिर है वो बच्चे को वो मोहब्बत ना दे सकी जिसकी इसकी फितरत मतकाजी थी। आपकी अम्मी ने वापस क्यों ना ले आई? वो बीमार थी। अहमद 5 बरस का था जब हमारे पास आया। इन दिनों तो बहुत ज़्यादा खिलाता था। अम्मी के प्यार और अब्बा के लुत्फ़ करम ने बहुत असर किया। तहम थोड़ी सी कसर रह गई। हाँ, बहुत कम खिलाते हैं, फिर भी नुक्स है तो सही। वो बहुत ज़्यादा महसूस करता है। आशी को वो दिन याद आया जब वो इसकी लकनत को अदाकारी समझकर इस पर हंसी थी। एक दिल आज़ार अफसरदगी इसके चेहरे पर छा गई। इसे बेतरा पछतावा आने लगा। इसका चेहरा अफसरदा सा नजर आने लगा। फ़रूक खुद भी चंद लम्हे संजीदगी से सिगरेट का धुआं उड़ाता रहा। फिर गोशा चशम से आशी को देखा। इसका मुतासब चेहरा देख कर इसे हंसी आने लगी। कोशिश और जब्त के बावजूद वो हंस पड़ा। आशी ने सर उठाकर इसे हैरानगी से देखा। भाई हद हो गई, खुदा की कसम तुम बेवकूफ़ी की हद तक सादा लड़की हो। वो सिगरेट फेंक कर कुर्सी पर सीधा हो बैठा। क्यों? वो हैरत ज़्यादा सी इसे देखने लग गई। इतनी सी बात पर इस तरह अफसरदा हो गई। वो शौक नज़रों से इसे देखकर मुस्कुराया। अफसरदा होने की बात नहीं, क्या कुछ ऐसा भी नहीं। छोड़ो इन बातों को, आओ अपनी बातें करें। हाँ तो कल 11:30 बजे मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। रुक नहीं सकते? आशी की आवाज़ में बेपना दर्द था। फ़रूक पहली बार कुछ बेचैन सा हुआ। हाथों की बेकरारी से मसलते हुए इसने गहरी नज़रों से आशी को देखा। लेकिन दूसरे ही लम्हे हस्बे आदत वो खुशदिली से मुस्कुरा रहा था। वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और कमरे में इधर उधर टहलते हुए बोला, यूँ समझ लो आशी के रखारजार गुजर गया। कड़ी मुसाफत हमने तय कर ली। अब कोई दम में मंजिल को छूने वाले हैं। थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर सब दूरियां मिट जाएंगी। वो आशी के करीब आकर रुक गया। बोलो आशी, इस सब्र और ज़ब्त के साथ मेरा इंतज़ार करोगी ना? सिर्फ एक शर्त पर। आशी ने संजीदगी से कहा। कौन सी शर्त? आप खत ज़रूर लिखेंगे। मैं अंधा इंतज़ार नहीं कर सकती फ़रूक, आप मेरी बेचैनी को अंदाज़ा नहीं कर सकते। आशी ने दोनों हाथों में मुँह छुपा लिया। शायद वो देने को थी। फ़रूक ने मुस्कुराते हुए इसके अपने
हाथों में हाथ लिए, बड़ा छोटा दिल है, खुदा जाने तुम डॉक्टर कैसे बन गई। चलो वादा रहा, खत लिखा करूंगा और ये भी कोशिश करूंगा कि तुम तक जल्द से जल्द पहुंच पाऊं। आशी ने भीगी भीगी आंखों से इसे देखा। वो शगुफ्ता सी मुस्कुराहट होंठों में दबाई, कहका लगाने को बेताब नजर आ रहा था। आपने वादा पूरा ना किया तो मैं उम्र भर आपसे बात नहीं करूंगी। आशी ने हाथ छुड़ा लिए। ना ना, ऐसा गजब ना करना आशी, वरना ये बंदा बिन मौत मारा जाएगा। वो अब भी शोखी से आंखें नचार रहा था। आशी ने इसे घूर कर देखा। वो फिर कुर्सी पर आ बैठा, नया सिगरेट सुलगा कर आशी की तरफ छोड़ दिया। ये इसकी पुरानी आदत थी और आशी को कुछ इसी की तरह महबूब भी। वो होंठों पर बंद कलियों की मुस्कान लिए इसे मोहब्बत से घूरने लगी। हाँ तो कल कहाँ मिलोगी? कल? हाँ, मैं 11:30 यहाँ से जाऊँगा, यहीं आ जाना। और अस्पताल छुट्टी? हाय नहीं, क्यों नहीं, तुम्हें यहीं आना होगा आशी। मैं 8:30 तक यहाँ पहुँच जाऊँगा, आओगी ना? आशी ने बड़े हसीन अंदाज में पलकों को जंबिश दी। इनकार की मजाल इसे कहाँ थी। वो और फिर फरूक को चले भी तो जाना था। खुदा जाने फुर्सत के लम्हे कब मिले। एक क्या, वो तो इसकी खातिर कई छुट्टियां लेने को तैयार थी। फ़रूक ने दोबारा इस्तफसार किया। इसने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। फ़रूक कोई दिल फ़रेब सा मसरूर कुन नगमा गुनगुनाने लगा। कितना अच्छा होता जो आप स्टार साथ ले आते, आशी ने कहा। सुनने को जी चाहता है। फ़रूक ने निगाहें शौक इस पर डाली। बहुत। वो सादगी से बोली। और अगर मैं तुम्हें ये मस्ता सुनाऊं कि मैं स्टार साथ लेकर आया हूं तो? इसने शहाना अंदाज में कहा। वाकई? आशी की आंखें खुशी से चमकने लगी। हाँ आशी, मैं जानता था कि मेरे साथ तुम मेरे नगमों की दूरी भी शिद्दत से महसूस कर रही होगी। वह संजीदगी से बोला। आशी ने हयाबान नज़रों से इसे देखा। कल हम शहर से दूर, बहुत दूर कहीं वीराने में चले जाएंगे। मैं सितार बजाऊंगा, वीराना जाग उठेगा आशी, और तुम्हारी दूरी की सारी कुल्फतें मिट जाएंगी। इसने साखराना अंदाज में कहा। आशी वाकई मसहूर नजर आने लगी। मरी के शब रोज़ मेरी ज़िंदगी का हासिल है आशी, अब भी इनके शऊर से मेरी तन्हाइयाँ आबाद है। कितना हुस्न था इन दिनों में। सितारे नगमे तो जैसे खुद ब खुद उबले पड़े थे। अब भी कई दफ़ा सितार बजाई, लेकिन लुत्फ़ और सुकून की वो फ़ज़ा कायम ना हो सकी जो इन दिनों हुआ करती थी। कभी कभी तो ज़िंदगी की इस तब्दीली पर हैरानी सी होने लगती है। आशी मुस्कुराते हुए, होंठों के गोशे काटते हुए, लंबी लंबी पलकों को सीन सी जंबिश देते हुए इसे देखने लगी। 12 बज रहे थे। आशी पलकों पर आंसुओं की नमी और हवास पर लज्जत जादुओं का नशा लिए अपने घर में दाखिल हुई। 3 घंटे फ़रूक की कुर्बत में गुजारने के बाद वो इससे बिछड़ आई थी। इसे वापस जाना था, मज़ीद रुकना मुमकिन ना था। कल और आज लम्हों को जैसे पल लग गए थे। वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया। मिलने की खुशी और बिछड़ने का गम कुछ इस तरह मदगम हो गए थे कि इस वक्त आशी को ये जान लेना दुश्वार हो रहा था कि वो खुशियाँ ये अफसरदा अस्पताल से आज छुट्टी पर थी, इसलिए फ़रूक से जुदा होकर घर आ गई थी। अम्मी बावर्ची खाने में खाना पकाने में मशगूल हो गई थी। मुलाजमा भी वही थी। बर्तनों के खनकने के साथ साथ अम्मी और मुलाजमा की बातों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। आशी सीधी अपने कमरे में आ गई। किसी का सामना करने या किसी से बात करने को जी नहीं चाह रहा था। इस वक्त तो इस पर जो कैफियत तारी थी वो अपने आप से भी छुप जाना चाहती थी। कपड़े तब्दील किए बगैर वो अपने बिस्तर में घुस गई। नीला पलंग पोश भी बिस्तर से ना उठाया। सर्दी जोबन पर थी। इसका बंद कमरा यकबस्ता सा हो रहा था। रजाई तो जैसे किसी ने बर्फ़ की सल पर रख डाली थी। ठंडे ठंडे बिस्तर में इसे कपकपी सी होने लगी। इसने रजाई सर तक ले ली। कपाहटें जल्द ही दूर होने लगी। कुछ तो इंसानी खून की हरारत, कुछ ख्यालों की गर्मी से बिस्तर गर्म हो गया और आशी की सोचे रंग रंगीले चमकीले गोलों का रूप धार कर जहन में बिखरने लगी। कभी मरी के हसीन अयाम याद आ रहे थे और कभी कल और आज के बीते लम्हे। कानों में सितार के मधुर सुरों का रस अभी तक इसी तरह पिघला जा रहा था, घुला जा रहा था, जैसे अब भी वो बेखुदी के आलम में फ़रूक के कंधे से सर टकाए, आंखें बंद किए इन सुरों की नखमगी में अपना वजूद घुलता हुआ महसूस कर रही थी, पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। आज वो फ़रूक के साथ पिंडी के इस नवाही इलाके में गई थी जहां दूर दूर आबादी का नामो निशान न था। कुदरत के हुस्न के अनमोल खजाने जा बजा बिखरे हुए थे। मटियाली ज़मीन का सीना नरम नरम सब्जे ने ढांप रखा था। सरसब्ज दरख्तों की कतारें दूर दूर तक चली गई थी। दाएं हाथ पहाड़ों का सिलसिला ऊंचा ही ऊंचा उठता चला गया था। हरियाली ही हरियाली तखत निकाह नजर थी। सामने खुला मैदान था जहाँ सब्जा भी था और पथरीला खुश्क और वीरान सा खित्ता भी। लेकिन इस वीरानी ने भी मैदान को एक निखार, एक छूतापन और एक हुस्न बख्श रखा था। बेदाग नीले आसमान पर सूरज रूह पहली गोले की तरह चमक रहा था। साफ और शफाफ फ़ज़ा धूप से गरमाई जा रही थी। ठंडी ठंडी हवाओं के रेले भी थे, लेकिन कुछ तो तेज़ धूप, कुछ दहकते जज्बात सर्दी महसूस ही नहीं होती थी। उन्होंने जी भर के बातें की थी। मुस्तकबिल के खाके में हसीन रंग बड़े थे। अब्दी मिलन की राह में बज़ाहिर कोई रुकावट ना थी। देर ज़रूर हो सकती थी, लेकिन मिलन की राहें मसदूद ना थी। दोनों का अब्दी बंधन में बन जाने का अगले चंद माह में कोई अमकान था। इंतज़ार तो करना ही था, लेकिन जब मंजिल के निशान वाज़िया तौर पर नज़र आने लगे हों तो इंतज़ार कुल्फत नहीं राहत बन जाता है। दोनों ने इस राहत को गले लगाने का अहद कर लिया था। बिस्तर में पड़े पड़े वो इस अहद की तजदीद कर रही थी। फ़रूक
फ़रूक इसकी मंजिल थी, इसको पाने के लिए चंद माह क्या वो पूरी उम्र भी इंतज़ार कर सकती थी। फ़रूक की चाहत और मोहब्बत के इजहार के लिए इसके पास अल्फाज नहीं थे। इसने महसूस किया था कि इसकी मोहब्बत बहुत दूर तक निकल चुकी है। अज़ल व बद की हद भी इसकी मोहब्बत के बहाव और फैलाव को रोक लेने की मजाज नहीं हो सकती। कितना अजीज़, कितना महबूब था वो इसे। आशी आंखें बंद करके फिर इसके तसव्वुर में डूब गई और फिर वक्त के कई जानदार लम्हे रिंगे। दूर गड़ियाले एक बजाया। आशी ने रज़ाई चेहरे से सरका दी। गालबन खाना पक चुका होगा। फ़ज़ा में हल्की हल्की खुशबू और इश्तहा खेज़ महक रची हुई थी। आशी ने रज़ाई पर सरका दी। टाफटे की तरीही सूट पर बिस्तर में इतनी देर पड़े रहने से खासी सलवटे पड़ गई थी। काला स्वेटर भी शिकन उलू था। बाल तो खूब बेतरतीब हो रहे थे। आशी उठी और पलंग पर टांगे लटका कर बैठ गई। बालों को हाथों से दुरुस्त करते हुए पिन्ने नए सिरे से लगाने लगी। कंधों पर फैलाते हुए हाथों से इसकी शिकने दूर करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो सहन में थी। आज अभी से आ गई। एक तरफ धूप में चारपाई डाले इसकी अम्मी गाजरें छील रही थी। मैं तो कितनी देर से आई हुई हूँ। आशी खड़ी चारपाई पर अम्मी के करीब बैठ गई और छीली हुई गाजर उठाकर खाने लगी। आज जल्दी छुट्टी हो गई क्या? अम्मी ने पूछा और फिर खुद ही इसके जवाब देने से पहले बोल उठी। अच्छा ही हुआ जो तू जल्दी आ गई। कुछ काम था अम्मी? आशी ने पूछा। कोई एक काम है? अम्मी खासी परेशान नजर आने लगी। नुसरत का जोड़ा सीने देना है, दुपट्टे पर कोई काम भी करवाना होगा। दिन तो थोड़े रह गए हैं, कब निपटेंगे ये सारे काम? आसिफ का पैगाम नुसरत के लिए मंजूर किया जा चुका था। मंगनी की रस्म मामूली तौर पर तय करना बाकी थी, लेकिन माँ का इकलौता बेटा और रस्म बिल्कुल ही सादगी से अदा की जाए। आशी की अम्मी इसके लिए तैयार ना थी। दोनों ही तो बच्चे थे, इन्हीं खुशियाँ तो देखना थी। बाप बेचारा तो दिल में हसरते लिए ही चल दिया था। वो तो अरमान पूरे करना चाहती थी। लड़की वालों और खुद आशी का ख्याल था कि मामूली सी तकरीब में मंगनी का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन आशी की अम्मी टिशू का जोड़ा, अंगूठी और अपनी शादी के रखे जरावा बंद मंगनी की निशानी के तौर पर ले जाने को मिस्र थी। जोड़ा खरीद रखा था, लड़की का माप भी मंगवा लिया था, लेकिन अभी तक सिलने न दे सकी थी। रोज़ आशी के इंतज़ाम में शाम हो जाती। अस्पताल से थके आने के बाद इसका जी बाजार जाने को नहीं चाहता था। आज वो वक़्त पर घर आ गई थी। अम्मी ने सारे काम आज ही निपटाने का सोच लिया था। आशी भी आज खुशियों के झूले में झूल रही थी। बाखुशी बाजार जाने पर रजामंद हो गई। खाना खाने के बाद आशी की अम्मी गत्ते का वो डब्बा उठा लाई जिसमें टिशू का सूट पड़ा था। चारपाई पर बैठी आशी ने डब्बा हाथ में ले लिया। ढकना खोला। सुर्ख रंग का चमकीला कपड़ा बड़ी एहतियात से तय कर रखा था। आशी ने दुपट्टा बाहर निकाला। किरण और गोटा लगा लेते हैं अम्मी, चमकीला तो है ही, कामदानी काम करवाने की कोई खास जरूरत तो नहीं। इसने दुपट्टा फैलाते हुए कहा। है ये बेटी? अम्मी ने लपक कर दुपट्टा हाथों में ले लिया। सारी गाजरें बिखरी पड़ी हैं, अभी कोई दाग लग जाता तो? आशी मुस्कुराने लगी। मुस्कुराहट तो आज इसकी अंग अंग से फूट रही थी। सुनहरा जाल करवाऊंगी इसके ऊपर। अम्मी ने दुपट्टा तह करते हुए प्यारो मोहब्बत के डूबे लहजे में बोला। शादी के लिए करवा लेती, मंगनी ही तो है। आशी ने यूं ही छेड़ा। तो क्या अपने असफ की मंगनी रोज़ रोज़ करूंगी? अम्मी का ममता बड़ा दिल सरशार था। जिस मोहब्बत और लाफानी प्यार से वो इन कपड़ों को देख रही थी, आशी महसूस किए बगैर न रह सकी। खुदा करे नुसरत माँ की इस ममता की तह दिल से कदर कर सके। आशी के दिल से दुआ निकली। चलो तैयार हो जाओ, सर्दियों का दिन एकदम ही उतर जाता है। बामुश्किल शाम तक सारे काम हो सकेंगे। 2-3 जगह जो जाना है, 2-3 जगह। हाँ, तो कपड़े सिलाई के लिए देने हैं, दुपट्टा काम करवाने को और अंगूठी भी तो खरीदना है। तो अम्मी, सारे काम एक दिन में कर लेना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ इतवार पर रहने दे। नहीं आशी, इतवार को मुझे मालूम है तू बिस्तर पर पड़ी हफ्ते भर की थकन ही उतारती रहेगी। आशी अम्मी की बात सुनकर हंसती। जाओ अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अम्मी को जाने की जल्दी थी। आशी उठी और मुंह हाथ धोने गुस्लखाने में चली गई। अम्मी ने दुपट्टा डब्बे में रखकर डब्बा चारपाई के करीब पड़ी मेज़ पर रख दिया। छीली और अनछीली गाजरें एक ही लगन में डालकर मुलाजमा को आवाज़ दी। मुलाजमा बावर्ची खाने में दोपहर के बर्तन धो रही थे। वहीं से बैठे बैठे जवाब दिया। बर्तन धो रही हूँ बीबी। इधर तो आओ पहले। मुलाजमा राख से लथपथ हाथ लिए बाहर आ गई। बात सुनो, बर्तन धोने के बाद इन गाजरों को कद्दूकश पे रगड़ना है। अभी इन्हें बावर्ची खाने में रख दो, फारिग होकर कर लेना। ज़रा बाजार जा रही हूँ आशी के साथ, रात के लिए हंडिया पकानी है। गोश्त अलमारी में रखा है, चने की दाल डाल लेना, हमें आते आते देर हो जाएगी। वो जल्दी जल्दी मुलाजमा को शाम के खाने की हदायत देने लगी। बाजार जा रही हैं आप? मुलाजमा ने हदायत सुनी अनसुनी करते हुए कहा। हाँ, आसफ की दुल्हन का जोड़ा सिलने देने जाना है। आशी की अम्मी की आंखें खुशी से चमक रही थी। मुबारक हो मुबारक। मुलाजमा खालिस खुश आमदाना अंदाज में बोली और फिर लथपथ हाथों से ही दुपट्टे को फैलाकर आसिफ की खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी की दुआएं देने लगी। इस सोने सहन में आसिफ के भागते दौड़ते उद्यम मचाते बच्चों की ज़िंदगी की दुआएं भी मांग डाली। दुआओं का वजीफ़ा इस हद तक जारी रहा जब तक आशी की अम्मी ने रुपये के 2 नोट इसके हाथ में न थमा दिए। मुबारक देने वालों का मुंह मीठा तो कराना ही होता है। ओह मिस सरवत, आपने बड़ा मिस किया। डॉक्टर लतीफ़ ड्यूटी रूम में आते ही बोला। क्यों अहमद? जी सरवत जी को लांबा खींचते हुए इसकी तरफ हैरान हैरान नज़रों से देखने लगी। डॉक्टर बानो भी चाट उलट पुलट
रही थी इसकी तरफ मुतवज्जा होगी और कोने में रखे मेज़ पर झुकी एक मरीज़ा की हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आशी भी मुड़कर लतीफ़ को देखने लगी। कल आशी अस्पताल नहीं आई थी, फ़रूक की खातिर छुट्टी मनाई थी। इत्तेफाक ये था जो डॉक्टर सरवत भी गैर हाजिर थी। डॉक्टर लतीफ़ क्या कहना चाहता था दोनों इसका मुंह देखने लगी। लतीफ़ के साथ ही डॉक्टर अहमद भी अंदर आ गया। हस्बे आदत भी गाना और सर्द सी मुस्कुराहट लिए वो आशी और सरवत पर निगाह डालते हुए कुर्सी खींचकर आतिशदान के पास जा बैठा। आपने कल छुट्टी मनाकर एक अजूबा देखने से अपने आप को महरूम रखा मिस सरवत, बहुत शौक था आपको। किस बात का? सरवत अब तक कुछ समझ ना सकी। इनके भाई फ़रूक को देखने का। लतीफ़ को शायद चशम की बड़ी मैनी खेज जंबी से डॉक्टर अहमद का इशारा करते हुए बोला, क्या वो आए थे? सरवत की बेताबी दीद के काबिल थी। हाँ, लतीफ़ बोला। आशी के होंठों पर बड़ा ही दिल फरेब तबस्सुम लहरा गया। वो मुड़कर फिर केस हिस्ट्री पढ़ने लगी। क्यों आशी? सरवत ने एक तरह से जिप्ट कर आशी का कंधा झंझोड़ा। क्या फ़रूक कल आया था? आशी सरवत की बेसख्ता हरकत से यकदम बुखला गई। भला ये राज यूँ अफशा करने का था, लेकिन लतीफ़ ने इसकी मुश्किल यह कहकर आसान कर दी। वो खुद भी कल गैर हाजिर थी, वो भी तो ना देख सकी फ़रूक साहब को। सरवत मुड़ी। आशी ने आंखों ही आंखों में इसे मना किया था। खबरदार जो मेरे और फ़रूक के ताल्लुकात के बारे में तुम्हारी ज़बान से इन लोगों के सामने कोई लफ्ज़ निकले। सरवत निगाहों की ज़बान समझ गई थी। मुड़कर लतीफ़ का मुंह देखने लगी। आप मिलें से? सरवत ने पूछा और फिर जवाब का इंतज़ार किए बगैर डॉक्टर अहमद की तरफ घूम गई, जो राख हुए अंगारों पर नजरें जमाए बेकल सी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। आप कितने ख़राब हैं डॉक्टर, मैंने कितनी तायीद की थी कि अपने भाई से ज़रूर मिलवाइएगा। हाय, वो आए भी और मैं इन्हें देख ना सकी। मुझे अफसोस है मिस सरवत, लेकिन यकीन मानिए कसूर मेरा भी नहीं है। वो आया ही बेवक्त था। परसों रात के तकरीबन 10 बजे आ पहुंचा। जाहिर है वक्त किसी से मिलने मिलाने का नहीं था। डॉक्टर अहमद सच ही कह रहा था। आशी कागज़ पर नजरें जमाए मुस्कुरा रही थी। फ़रूक लाहौर से सीधा इसी के पास आया था और रात के तकरीबन 9 बजे तक इसी के क्लिनिक में रहा था। परसों ना सही कल ही किसी तरह मुझे मिलवा देता। सरवत ने गिला किया। कल सुबह 8:30 बजे वो चला गया। इसे जल्दी लाहौर वापस जाना था। यहाँ आया भी किसी अपने ही केस के सिलसिले में था। अहमद मुस्कुराहट दबाते हुए लतीफ़ को देखने लगा। आप कल आई नहीं थी, मैं बमुश्किल इसे अस्पताल लाया। लतीफ़ आ गए थे, उन्होंने इसे देखा, आपने नहीं देखा। फिर कभी सही, मैंने बहुत रोका, घंटा 2 और रुक जाओ, लेकिन वो 8:30 से पहले ही लाहौर रवाना हो गया। आशी की रूह में गुदगुदी हो रही थी। फ़रूक ने अहमद को ये चकमा दिया था। हालांकि वो 8:30 इसके पास पहुंचा था और तकरीबन 11:45 बजे तक इसके पास रहा था। सरवत को वाकई अफसोस हो रहा था। चंद दिनों तक फिर आएगा। अपने केस के सिलसिले में इसे शायद कई बार आना पड़े। डॉक्टर अहमद बोला। आशी का जी झूम झूम जाने को चाह रहा था। बड़े दिलचस्प हैं वो, वाकई बड़े ही दिलचस्प हैं। लतीफ़ सरवत के सामने कुर्सी लेकर बैठते हुए बोला, मेरी इनकी मुलाकात सिर्फ 15 मिनट के लिए हुआ, लेकिन इनका मजाज माशाल्लाह। आप तो मुंह पर बैठे ही मेरी ही बदतरीफ़ी कर रहे हैं लतीफ़ साहब। डॉक्टर अहमद ने हंसते हुए कहा। माफ़ कीजिएगा, बदतरीफ़ी मकसूद नहीं। लतीफ़ खिलखिला कर हंस दिया। सिर्फ अपने तासरात बयान कर रहा हूँ। दोनों हंस दिए। सरवत को इनकी हंसी बेतुकी सी लगी। वो कहने ही को थी कि लतीफ़ बोला, भाई कुदरत का कमाल ही है, दोनों भाइयों में ज़रा बराबर भी तो फ़र्क नहीं। एक ही शक्ल, एक ही कद काट, आवाज़ भी एक सी। अगर अहमद हंस ना पड़ते तो दोनों में कतन तमीज़ ना कर सकता। कितना अजीब सा लगता होगा। सरवत शोके फरवा से बोली। साथ साथ खड़े तो बहुत ही अजीब लगते होंगे। कुदरत का कमाल ही तो है, रंग भी एक जैसा है। सरवत ने पूछा। बिल्कुल, लतीफ़ ने हंसकर कहा। डॉक्टर अहमद मुस्कुराए जा रहा था और आशी सरवत के सवालों को बेतुका समझते हुए दिल ही दिल में हंस रही थी। बानो चार्ट देखने में मगन थी। इनकी ज़ाती गुफ्तगू समझकर इसने किसी किस्म की बात करना मुनासिब ना समझी थी। कुछ ही देर बाद अहमद और लतीफ़ उठकर चले गए। बानो भी अपना मतलूबा चार्ट निकाल कर चली गई। सरवत यकदम उठी और लपकर आशी को कंधे से झंझोड़ डाला। फ़रूक आया था, मुझे क्या पता। सरवत की आंखों में शरीर नजर डालकर वह झूम सी गई। सच सच बता दे वरना। सरवत ने इसे घसीट कर डॉक्टर लतीफ़ वाली कुर्सी पर ला डाला। वरना क्या? आशी की हंसी गूंज गई। अच्छा, तो वो आया था, इसलिए बात बे बात हंसी फूटती जा रही है। कल छुट्टी इसलिए मनाई गई? नहीं बेवकूफ़, अभी अहमद साहब बता नहीं रहे थे कि वह 8:30 यहाँ से वापस चला गया था। इससे क्या होता है, अहमद से वो 8:30 ही रुखसत हुआ होगा। सरवत का तीर निशाने पर बैठा था, लेकिन आशी मजाक के मूड में थी। कल कल करते चश्मे की हंसी फूटी पड़ी थी, लेकिन वो बोली तो नुसरत का जोड़ा सिलने दे गई। मैं तो नुसरत का जोड़ा सिलने देने गई थी। कल हर रोज़ अम्मी कहती थी, सोचा छुट्टी लेकर सारा काम एक ही दिन में ख़त्म कर दूँ। बेशक मेरी अम्मी से पूछ लेना, मैं नहीं मान सकती। सरवत ने बेतबारी नज़रों से इसे घूरा। आशी फिर खिलखिला कर हंस दी। सरवत ने इसे डांट टिपट कर राज अगलवा ही लिया। आशी एक बेखुदी के आलम में फ़रूक की आमद और इसके साथ बीती घड़ियों का दिलरुबा वाक़या इसके गोश गुजार करने लगी। सरवत चश्मे शौक से आशी को देख रही थी। फ़रूक और आशी के इश्क की दास्तान हज़ार रंगीन सही, इसे तो सिर्फ ये इश्तियाल पागल किए जा रहा था कि हू बहू अहमद की तरह दूसरा शख्स इस दुनिया में मौजूद है। वो दोनों को साथ देखने की तमन्नाई थी। और बस बहुत बुरी हो तुम आशी। सरवत ने मुँह बनाया। क्यों? इसकी आंखों में सितारों की सी चमक थी। मिला ही देती इससे, मैं ज़रा देखती तो सही। फिर आएगा तो वादा रहा, ज़रूर मुलाकात करा दूंगी। सरवत चंद लम्हे फिर
خاموش رہی، پھر شوق سے بولی، اگر پھر یاد نہ رہا تو یاد رکھنا عمر بھر نہیں بولوں گی۔ کیا دونوں بھائیوں میں کوئی بھی فرق نہیں؟ آشی نے بڑے اعتماد سے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ نفی کی جنبی ثروت کے لیے حیران کن تھی، وہ بار بار مختلف الفاظ میں ایک ہی نوعیت کے سوال کر رہی تھی۔ آشی کو اس کے بےتابی شوق پر ہنسی آ رہی تھی۔ ثروت کو مطمئن کرنے کے لیے اسے فروغ کا وہ قصہ دہرانا پڑا جو اس نے کل اسے سنایا تھا۔ فروغ بتا رہے تھے کہ پچھلے ہفتے ان کی امی احمد سے سخت اداس تھی، بار بار انہیں بلانے کا اصرار کرتی رہی تھی۔ فروغ نے احمد کو فون کیا، احمد چھٹی نہ لے سکتے تھے۔ ادھر امی کا تقاضا شدید تھا کہ احمد آ کر انہیں کچھ ہی دیر کے لیے مل جائے۔ فروغ کو پہلے تو کچھ سمجھنا ہی کہ کیا کرے، اچانک کچھ خیال آیا۔ امی سے صبح صبح یہ بہانہ بنایا کہ وہ آج دوپہر کے کھانے پر نہیں آئیں گے، کسی کیس کا موقع دیکھنے جانا ہے، اور پھر خود ہی 2 بجے کے قریب امی کے حضور میں احمد بن کر جا پہنچے اور کہا کہ یہ ہوائی جہاز کی 1:30 بجے کی فلائٹ سے امی کے اصرار پر انہیں ملنے آ گئے ہیں۔ شام کی فلائٹ سے واپس جانا ہے۔ امی کو پتہ بھی نہ چل سکا کہ یہ فروغ ہی ہے۔ بیٹے کی جدائی سے پریشان تھی، اسے مل کر خوش ہو گئی۔ توبہ توبہ، ثروت ہنستے ہوئے بولی، بڑے شریر ہیں فروغ، دونوں بھائیوں کی مشابہت کا تو سوچو، ماں بھی پہچان نہ سکی، واقعی حیران کن بات ہے آشی، اس لیے تو مجھے اسے دیکھنے کا شوق ہے۔ پھر صحیح، جلد ہی آئے گا اب۔ دونوں ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ پچھلے پہر لطیف اور ڈاکٹر احمد کی موجودگی میں پھر یہی قصہ چھڑ گیا، اور جب احمد نے بھی فروغ کو وہی قصہ سنایا جو آشی سنا چکی تھی تو ثروت کا شوق فروغ سے ملنے کا کئی گنا بڑھ گیا۔ ڈاکٹر احمد آج بے حد خوش تھا۔ آشی نے محسوس کیا باتوں کے دوران وہ اسے کچھ ایسی نظروں سے دیکھتا ہے جسے وہ محسوس تو کر سکتی ہے لیکن الفاظ کا جامہ پہنا نہیں سکتی۔ اسے ذہنی الجھن سی ہونے لگی۔ بوسیدہ سی گرم خاکی وردی والے ڈاکیے نے اپنا پرانا سائیکل برآمدے کے گول ستون کے ساتھ ٹکا دیا۔ خاکی تھیلا ہینڈل کے ساتھ لٹک رہا تھا، ہاتھ میں چند لفافے اور کارڈ پکڑے ہوئے تھے۔ سفید لفافہ الگ کر کے اس نے باقی ڈاک سائیکل کی ٹوکری میں ڈال دی۔ پینسل اور دوسری کاغذ ٹوکری سے نکال کر وہ برآمدے میں آ گیا۔ ایک نرس کے وارڈ سے نکل کر ادھر ہی آ رہی تھی۔ ڈاکیہ لپ کر اس کے سامنے آ گیا۔ ڈاکٹر آشفا کہاں مل سکیں گی؟ نرس نے استفہامیہ انداز سے اسے دیکھا۔ ان کے نام تار ہے، ڈاکیے نے جلدی سے کہا۔ تار؟ نرس یوں بکھلا گئی جیسے تار مس آشفا نہیں خود اس کے نام آیا ہو۔ جی؟ ڈاکیہ شاید ایسے تاثرات کا عادی تھا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں ہوں گی، وہ سامنے والا دروازہ ہے نا، اس کے اندر چلے جاؤ۔ نرس راستہ دکھا اپنے راستے پر چل دی۔ ڈاکیہ سر کو جنبش دیتے ہوئے صاف شفاف برآمدے میں آ کے بڑھ گیا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ڈاکٹر احمد آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا۔ ڈاکٹر آشفا اندر ہوں گی؟ ڈاکٹر احمد سے ڈاکیے نے مودبانہ پوچھا۔ ہاں، ڈاکٹر احمد نے ململ کی چکور سی پٹی منہ سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ ڈاکیہ اندر جانے کو تھا کہ دروازہ پھر کھلا اور آشی سر پر سفید ململ کی ٹوپی، سفید اوور آل اور نصف چہرے پر چکور ململ کی پٹی باندھے دروازے سے برآمد ہوئی۔ یہی ہے ڈاکٹر آشفا، احمد نے ٹوپی بھی اتارتے ہوئے ڈاکیے سے کہا۔ خیریت؟ آشی نے حیران نظروں سے ڈاکیے کو دیکھا۔ اس سے پہلے ہسپتال میں اس کے نام کوئی خط وغیرہ نہیں آیا تھا، آپ کے نام تار آیا ہے۔ ڈاکیے نے لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرے نام تار؟ آشی کا دل ٹک ٹک کرنے لگا۔ ذہن میں ایک ہی لمحہ میں کئی خیال آنے لگے۔ جلدی سے چہرے سے پٹی ہٹاتے ہوئے اس نے لفافہ تھام لیا۔ یہاں دستخط کر دیجیے۔ ڈاکیے نے دوسرا کاغذ اور پینسل اس کے آگے کر دی۔ آشی نے دستخط کر دیے۔ ڈاکیہ قدرے جھک کر تعظیم دیتا واپس چلا گیا۔ الہی خیر! آشی نے کپ کپاتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور اس کی نظریں تیزی سے گلابی کاغذ پر لکھی تحریر پر پڑھنے لگی۔ میں اتوار کو 11:30 بجے کی فلائٹ سے پنڈی پہنچ رہا ہوں، کلینک میں میرا انتظار کرنا، فروغ۔ آشی نے تار کا کاغذ جلدی سے تہہ کرتے ہوئے ڈاکٹر احمد کی طرف مسکرا کر دیکھا جو چشمے شوق وا کیے سے دیکھ رہے تھے۔ خیریت؟ اس نے پوچھا۔ جی جی بالکل۔ آنکھوں میں آشی کے ستارے چمکنے لگے۔ اس نے محسوس کیا کہ آج پھر ڈاکٹر کی نگاہوں میں کچھ عجیب سی چمک تھی۔ تار پا کر انسان کی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے نا؟ ڈاکٹر احمد مسکراتے ہوئے بولا۔ ہمیشہ دل بے طرح درک جاتا ہے۔ جی جی۔ آشی شاید سہانے اتوار کے تصور میں کھو گئی تھی۔ احمد کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے جواب دیا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں ایک شوق بے تاب تھا۔ آشی نے محسوس کیا لیکن پرواہ نہیں کی۔ ڈاکٹر احمد اپنے کمرے کی طرف چل دیے اور آشی تار مٹھی میں دبائے دل میں خوشیوں کی پھوار سی محسوس کرتی برآمدے میں چمن میں آ گئی۔ دھوپ میں بچھی کرسیوں میں 3-4 ڈاکٹر بیٹھے حالات حاضرہ پر گرما گرم بحث کر رہے تھے۔ ملک کی موجودہ سیاسی حالت پر زہر بحث تھی۔ ڈاکٹر شاکر موجودہ نظام حکومت سے مطمئن نہیں تھے اور ملکی عوام کی اکثریت کی طرح انقلاب کی ضرورت شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ حکومت کی تبدیلی کے لیے انقلاب ضروری تو نہیں تھا۔ ڈاکٹر ملک اس بات پر متفق تھے لیکن وہ انتشار پسندی کے قائل نہیں تھے۔ آئینی طریق سے حکومت تبدیل کرنے کے حق میں تھے لیکن سارے دلائل دینے کے باوجود وہ ڈاکٹر شاکر کو قائل نہ کر سکے۔ آشی ایسی بحثوں میں بڑی دلچسپی لیا کرتی تھی۔ ڈاکٹر شاکر کی خم خیال بھی تھی، اس لیے ان کی طرفداری میں کوئی نہ کوئی مضبوط نقطہ اس کے ذہن میں بھی آ جایا کرتا تھا، لیکن آج ذہن کسی اور ہی طرف تھا، اس لیے آج کی بحث میں وہ حصہ نہ لے سکی۔
एक तरफ बैठकर सुनने पर भी अपने आप को मादा न कर सकी। डॉक्टर बानो ने खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बैठने की दावत दी, लेकिन वो यूं ही चंद मिनट खड़ी रहने के बाद मुस्कुराती हुई ड्यूटी रूम के अंदर चली गई। आज आतिशदान में किसी ने आग जलाई ही ना थी। कमरा खूब ठंडा हो रहा था। आशी ने अलमारी से हीटर निकाल कर रोशन किया और खुद छोटी सी मेज़ पर टांगे फैलाकर आरामदा कुर्सी पर नीमदराज हो गई। मुट्ठी में पकड़ा तार गुलाबी कागज़ एहतियात से खोला और एक बार फिर इसकी नज़रें इन लाइनों पर फिसलने लगी जो इसके लिए खुशियों की चिराग रोशन कर रही थी। कागज़ तह करके इसने ओवरऑल की जेब में डाल लिया। कुर्सी की पुश्त पर सर टकाकर छत की कड़ियाँ गिनने लगी। आज हफ्ता था, कल इतवार और पूरे 24 घंटे बाद फ़रूक आ जाएगा। लेकिन कल तक इंतज़ार भी मुश्किल हो रहा था। पल पल गिनना कितना मुश्किल लग रहा था। यूं ही बैठे बैठे इसने वक्त गुजारी का प्रोग्राम बना लिया। आज पिछले पहर वो अम्मी के साथ बाजार जाएगी ताकि आसिफ की दुल्हन की जो चीज़ें तैयार हो चुकी हों ले आए। दिन भी कौन से बाकी रह गए थे मंगनी के, इसका ख्याल था इतवार को ये सारे काम करेगी। लेकिन अब इतवार को तो फ़रूक ने आना था ना। छुट्टी होते ही वो घर पहुँचने को बेताब थी। सरवत ने कुछ देर रुकने को कहा भी, लेकिन वो नहीं रुकी। फ़रूक के मुतल्लिक पहले तो चाहा कि सरवत को बता दे, लेकिन फिर कुछ सोच कर चुप हो गई। घर पहुंचते ही आशी ने अम्मी से बाजार जाने का कह दिया। घंटा आध घंटे आराम करके वो खुशी खुशी अम्मी के साथ मिंडी के बाजारों में घूम फिर रही थी। टिशू के दुपट्टे पर काम भी हो चुका था। कामदानी काम से दुपट्टा इंतहाई खूबसूरत नजर आने लगा था। किसी दुशीजा की कुंवारी अमंगों की तरह बेदाग चमक थी इसकी जलमिल जिलमिल करता दुपट्टा। आशी के जज्बात की दुनिया में भी हिजान बड़पा कर गया। गरारा सूट भी तैयार था। गरारे की गोट पर अम्मी सलमे की बेल बनवाना चाहती थी, लेकिन आशी ने बनवाने ना दी। दुपट्टा देखकर ख्याल आ रहा था कि बेल बन ही जाती तो अच्छा था। सूट की खूबसूरती में चार चांद लग जाते। दूसरी छोटी मोटी चीज़ें भी आज ही खरीद ली गई। खूबसूरत फिरोजे की कीमती अंगूठी भी तैयार हो चुकी थी। सारी चीज़ें खरीदने के बाद वो लदी फदी खासी गहरी शाम हो रही थी जब घर पहुंची। चीज़ें क्लीन पर फैलाए माँ बेटी हिसाब किताब कर ही रही थी कि आसिफ आ गया। चमकते कपड़े और आराइश की दूसरी चीज़ें देखकर मुस्कुराहट दबा ना सका। ये मुस्कुराहट इसकी ज़िंदगी के 29 सालों का कीमती सरमाया थी। आशी बाई को छेड़ छेड़ कर एक एक चीज़ इसे दिखाने लगी और आसिफ बन बन कर अनजान बनते हुए चीज़ें देखने लगा। भला इसकी क्या ज़रूरत थी, और हाँ ये किस लिए? इसकी ज़ुबान पर ऐसे ही फिक्रे थे। ये फ़िरोज़े की अंगूठी आसिफ बाई। आशी ने नाजुक सी अंगूठी आसिफ को दिखाते हुए कहा, नुसरत नवंबर की पैदाइश है, फिरोज़ा इसके लिए मुबारक है, इसीलिए मैंने फ़िरोज़े की अंगूठी बनवाई। तुम्हारे लिए कौन सा पत्थर मुबारक होगा? आसिफ ने शौकी से इसे छेड़ा। मेरी पैदाइश अगस्त की है भाईजान, और अगस्त की पैदाइश वालों के लिए हीरा मुबारक है। वो भी हंसते हुए बोली। ओहो, आसिफ ने मुंह बनाकर कहा। क्यों? आशी ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। फिर तो तुम्हारे लिए ऐसी असामी तलाश करनी पड़ेगी जो हीरे की अंगूठी ला सके। आसिफ ने शरारत बड़ी नज़रों से देखते हुए आशी को कहा। और क्या? आशी ने नज़रों की ज़ुबान से कहा और मुड़कर जिलमिल जिलमिल करता दुपट्टा फैलाकर आसिफ को दिखाने लगी। अम्मी दोनों बहन भाइयों की छेड़छाड़ से महफूज हो रही थी। आसिफ की बात का आशी ने तो कोई जवाब ना दिया था। वो बोली। आशी ने पहल कर ली। आसिफ किस बात में? आसिफ ने रुख मोड़कर माँ की तरफ फेरा। रिश्ता तलाश करने में। अम्मी ने प्यार बड़े अंदाज में बेटी को देखा, फिर आसिफ से गोया हुई। इसने तो चांद से दुल्हन तुम्हारे लिए तलाश कर ली, तुम भी इसके लिए हीरे वाली असामी तलाश करो। आसिफ संजीदा नजर आने लगा। ये संजीदगी गो खुशगवार सी थी, ताहम इसे एहसास जरूर हो रहा था कि अब आशी के लिए भी रिश्ता मिल जाना चाहिए। मंगनी में आशी ने पहल की है अम्मी। आसिफ कुछ सोचकर मुस्कुराया। लेकिन शादी में पहल मेरी होगी। पहले आशी की शादी करूंगा और फिर अपनी। ये अच्छी रही भाईजान। आशी चहकी। हो सकता है मेरी शादी और 10 साल ना हो सके। हाय अल्लाह ना करे। अम्मी ने जल्दी से इसकी बात करते हुए इसे गुड़ा। आशी खिलखिला कर हंस पड़ी। हंसी तो आज इसके अंग अंग से फूट रही थी। रात गए तक तीनों बैठे बातें करते रही। आशी खूब थक चुकी थी। बिस्तर में जाती ही गहरी नींद सो गई, और जब इसकी आंख खुली तो नई सुबह मुस्कुरा रही थी। नई सुबह जो इतवार की सुबह थी। निगाहों की गर्मी चेहरे पर महसूस करते ही आशी ने अपना झुका हुआ सर उठाकर डॉक्टर अहमद की तरफ देखा। वो वाकई इहमाक से इसे देख रहा था। आशी से नजरें मिलते ही इसने दाएं जानिब घूम कर तवज्जो मेज़ पर रखे औजारों की तरफ मबजूल कर दी। आशी ऑपरेशन टेबल के दूसरी तरफ खड़ी इसकी पुश्त को घूरती रह गई। ये पहला मौका नहीं था जो ऐसा हुआ था। कई दिनों से वो महसूस कर रही थी कि डॉक्टर अहमद इसकी ज़ात में दिलचस्पी ले रहा है। ये दिलचस्पी पहले तो बेज़बान थी, लेकिन अब नगाहों को ताप सखन थी। अक्सर बहुत कुछ कह गुजरती थी। आशी के लिए ये बात खासी परेशान कुन थी, लेकिन समझ ना पाती थी कि क्या करे। डॉक्टर अहमद की खामोश बेताबी और नगाहों का शौक दीद महसूस तो किया जा सकता था, लेकिन इन्हें किसी बंदिश में लाना मुमकिन न था। कभी कोई इतराज़ मुका वाक़या तो पेश नहीं आया था जो वो इसे बाज रहने की तलकीन करती। वो तो अपने इस वसवसे के मुतल्लिक अभी सरवत से भी तबादला ख्याल ना कर सकी थी। हो सकता है बात कुछ भी हो और ये भी खदशा था ना हो, लेकिन जो कुछ भी था आशी के लिए जहनी उलझाव पैदा करने को काफ़ी था। अहमद फ़रूक का भाई ना होता तो शायद बात इतने उलझाव की ना होती। डॉक्टर अहमद ने रबर के दस्ताने उतार कर नलके के करीब बेसन में डाल दिए। हाथ धोकर वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गया।
अभी दूसरा मरीज आने में वक्फा था, इसलिए वो सिगरेट पीने के ख्याल से अपने कमरे की तरफ जाने को थिएटर से बाहर निकला। आशी भी फारग थी, चाय की तरफ से मजबूर होकर वो भी इसके पीछे पीछे बाहर आ गई। नर्सिंग अर्दली दूसरे मरीज को स्ट्रेचर पर डाले ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे। आशी ने इन्हें ज़रूरी हिदायत दी और जल्दी जल्दी कदम उठाती सामने बरामदे की तरफ बढ़ी। रात बारिश होने से बरामदे के सामने वाले कच्चे हिस्से में खासा कीचड़ हो रहा था। आने जाने वालों के जूतों से बरामदा भी कीचड़ से खूब गंदा हो रहा था। महत्तर सफाई तो कर रहे थे, लेकिन कचरे से लथपथ जूते फर्श को ख़राब कर देते थे। आशी ने ऑपरेशन थिएटर के कन्वेंस के सफ़ेद बूट पहन रखे थे। तेज़ी में कदम उठा रही थी कि डॉक्टर अहमद भी इसके बराबर चल रहा था। जल्दी आ जाइए मिस आशफा। वो बरामदे की गुलाई मुड़ने ही को थी कि अहमद ने कहा, अभी आ रही हूँ। इसने इसकी तरफ देखे बगैर कहा और कदम बढ़ा दिए, लेकिन पाँव चिकने फर्श पर लगे कीचड़ पर पड़ा। पाँव फिसला। सहारा लेने की कोशिश में वो गिरी, लेकिन फर्श पर नहीं, डॉक्टर अहमद के बाजुओं में। बिजली किसी सरअत से लपक कर इसने गिरती हुई आशी को अपने मजबूत बाजुओं में थाम लिया था। कुछ चकरा कर, कुछ बुखला कर इसने सहारा देने वाले बाजुओं को अपनी पूरी कुव्वत से पकड़ लिया था, और ये बाजू कमाल बेतकल्फी से इसका सारा वजूद अपने सीने तक समेट लाए थे। बाजुओं का दबाव महसूस होती ही आशी मछली की तरह इसके कवि बाजुओं से फिसल कर अलग खड़ी हो गई। वो अब तक बदहवासी हो रही थी, लेकिन डॉक्टर अहमद निचले होंठों के गोशे दांतों तले दबाए शायद इसकी बदहवासी पर मुस्कुरा रहा था। बगैर एक लफ्ज़ कहे वो पलटी। तवील बरामदे की गुलाई मुड़ गई। संभल कर, कहीं फिर न गिर जाइएगा। इसे डॉक्टर अहमद के अल्फाज साफ तौर पर सुनाई दिए थे। इन अल्फाज में कौन सा जज्बा रक्स फरमा था आशी को महसूस तो हुआ, लेकिन वो कुछ कह ना सकी, कुछ समझ ना सकी। ड्यूटी रूम खाली था। वो एक कुर्सी घसीट कर इस पर बैठ गई। अभी अभी जो वाक़या पेश आया था, इसके दिलो दिमाग में एक हलचल सी मची थी। डॉक्टर अहमद ने इसे गिरते बचा लिया था। वो फर्श की बजाय इसके बाजुओं में गिरी थी। चलो ये इत्तेफाक की बात थी, लेकिन वो रुक कर सोचने लगी। लेकिन डॉक्टर अहमद के बाजुओं का दबाव, अपने जिस्म का इसके सीने से टकराव, क्या ये भी इत्तेफाकी था? इसमें डॉक्टर अहमद के किसी इरादे को दखल था, या ये हरकत गैर इरादी तौर पर महज घबराहट में इससे सरजद हुई थी? कितनी ही देर सोचों में गुम रहने के बाद भी वो कोई कतई फैसला ना कर सकी। डॉक्टर अहमद की यह हरकत गैर इरादी थी या गैर इरादी? डॉक्टर अहमद की यह हरकत इरादी थी या गैर इरादी? आशी महसूस कर रही थी कि जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ। डॉक्टर अहमद के बाजुओं में गिरने से बेहतर था कि वो ज़मीन पर गिर जाती। इसके वजूद पर कपकपी तारी थी। डॉक्टर साहिबा, नर्स मुन्ना ने कमरे में दाखिल होते हुए इसे पुकारा। क्या है? आशी ने सर घुमाकर नर्स को देखा। डॉक्टर अहमद आपको बुला रहे हैं। क्यों? ऑपरेशन थिएटर में मरीज को मेज़ पर लटाया जा चुका है। डॉक्टर, आपकी ड्यूटी वहीं है ना? हाँ हाँ, अच्छा, आती हूँ। आशी नर्स के जाने के बाद भी चंद लम्हे कसलमंदी से कुर्सी पर पड़ी रही। इसी अपनी सोचों में भूल ही गया था कि इसे ने मरीज को इंस्थासिया देना है। जाने को जी तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फर्ज से कोताही भी मुमकिन न थी। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। इसके साब पर एक जुलजुलाहट सी ताड़ी थी। डॉक्टर अहमद का सामना करते हुए एक उकताहट, हमें इस हजाब महसूस हो रहा था। इसकी बोलती आंखों ने फिर कुछ कह दिया तो क्या होगा? कहती तो वो अक्सर ही कुछ ना कुछ रहती थी, और अब तो कहने को बहुत कुछ था। कहीं इस लम्स का एहसास इन आंखों ने दिला दिया तो, जो इसके वजूद और डॉक्टर अहमद के सीने के टकराव से पैदा हुआ था, तो कितना बुरा होगा। अब तो निगाहें शौक ही तकलीफदा थी। आशीन बोलती निगाहों से ही जहनी उलझाव महसूस कर रही थी, लेकिन इसने घबरा कर सर को झटका। कुर्सी में बेतरतीब सा पड़ा रहने से इसके बाल बिखर कर माथे पर आ गए थे। वो ड्यूटी रूम के मलहका गुसलखाने में गई। अपने बैग से छोटी सी कंघी निकाली और दीवार में लगे छोटे से ऐनी में अपना चेहरा देखते हुए जल्दी जल्दी बालों को संवारने लगी। इसने गौर से अपनी हसीन आंखों में झाँका। कितनी जुलझलाहट, कितनी उकताहट और कितनी बेजारी थी इन आंखों में। कंघी बैग में वापस रखते हुए इसने अपने चेहरे पर आखिरी जायज़ा लिया। रुमाल से चेहरा साफ करते हुए गुसलखाने से बाहर निकल आई। नर्सिंग अर्दली इसे बुलाने कमरे में आ रहा था। डॉक्टर अहमद बुला रहे हैं आपको, इसने मोदमाना कहा। आ तो रही हूँ, वो जलाई। इसे यूँ लग रहा था जैसे डॉक्टर अहमद, इसका असिस्टेंट डॉक्टर कदीर और 2-3 नर्सें चाको चौबंद खड़ी इसी का इंतज़ार कर रहे थे। आपको एनेस्थीसिया देना याद नहीं था डॉक्टर? डॉक्टर अहमद ने पूछा। आशी ने झिझकते हुए इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में डांट की तलखी थी और कुछ भी नहीं। कुछ भी तो नहीं था, ना प्याम में शौक, ना बेताबी। मरीज कब से मेज़ पर लटाया जा चुका है। डॉक्टर अहमद के माथे पर बाल थे। आशी सुरिंज लेने के लिए ऊपर टेबल की तरफ बढ़ी। फ़र्ज का एहसास होना चाहिए। डॉक्टर अहमद मेज़ के दूसरे सिरे पर खड़ा था। सॉरी डॉक्टर, आशी के लहजे में बशाशत थी। अहमद की नज़रों ने किसी लम्स का एहसास नहीं दिलाया था। किसी वाक़या की याद दहानी शोहे से नहीं कराई गई थी। यकीनन इसका डॉक्टर के सीने से टकराव बिला इरादा था। डॉक्टर के किसी इरादे का इसमें दखल नहीं था। इसने गहरे सुकून का सांस लेते हुए सिरिंज में दवाई डाली और मरीज़ की तरफ बढ़ गई। अगले 2-4 दिन बड़े सुकून से गुजर गए थे। डॉक्टर अहमद की तरफ से कोई काबिल एतराज़ या काबिल गिरफ्त वाक़या ना हुआ। आशी ने भी दिल में इस मामले को सोचा और गौर व खोज के बाद इस नतीजा पर पहुंची, अगर
अहमद की वाफतगी बढ़ी तो वो फ़रोग के आने पर सारा मामला इसके गोश गुजार कर देगी। वो जो कदम भी इस सिलसिले में उठाएगा आशी कबूल कर लेगी। वो इस फैसले से मुतमिन हो गई थी। जहन पर छाई बोझल सोचे छट गई थी, लेकिन ये फैसला दानिशमंदाना भी था। इसके मतलब इसने सोचने की ज़रूरत समझी। फारगुल जहन होकर इसने पूरी दिलजमी से आसफ़ की मंगनी में हिस्सा लिया। मंगनी धूम से हुई। सादगी का जो तसव्वुर आशी या नुसरत के वालिदैन के तसव्वुर में था, अमलन इसका मुज़ाहरा ना हो सका। खुदा की कसम बिल्कुल सच, हाय नहीं, मैं नहीं मानती। बखुदा मान जाइए, मेरी बात का यकीन कीजिए। कितनी अजीब बात है, कतन नहीं, सोच का फेर है और कुछ नहीं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तोबा तोबा, हद हो गई है। अहमद साहब और लतीफ़ साहब, आपको क्या कहूँ, कुछ भी नहीं। सरवत की हैरत पर डॉक्टर लतीफ़ और डॉक्टर अहमद खिलखिलाकर हंस दिए। वो शिश्तरा सी कभी एक कभी दूसरे का मुंह देखती। ताहम हैरत तो थी। कई दिनों के ठठरे हुए मंजमन से मौसम के बाद आज खुलकर धूप निकली थी। बारिश से धुलकर चमकदार हर चीज़ नज़र आने लगी थी। सब्ज़े की रंगत भी खूब निखर आई थी। अस्पताल के छोटे से लॉन में कुर्सियां बिछी थी। मेज़ पर आज के ताज़ा अखबार भी पड़े थे, जिन्हें पढ़ा जा चुका था, और अब इन पर माल्टो और संतरों के छिलके पड़े थे। एक तरफ चलगोज़े भी रखे हुए थे। सरवर, लतीफ़ और अहमद दरमियान में रखी मेज़ पर अखबार और माल्टो के छिलके गुटमुट किए बैठे थे। अभी अभी लतीफ़ ने राजदारी की कोई बात सरगोशी के अंदाज में सरवत को बताई थी, और सरवत मारे हैरत के शिश्तरा सी रह गई थी। अहमद और लतीफ़ इसकी हैरत पर हंस रहे थे। दोनों अपनी बात का ऐसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो तस्वुर हैरत बनी दोनों का मुंह देख रही थी। यकीन दिलाने के बावजूद यकीन नहीं आ रहा था। मिस सरवत, डॉक्टर लतीफ़ ने मुस्कुराते हुए कहा, अचंभा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं जितना आप मुज़ाहरा कर रही हैं। बिल्कुल मामूली सी बात है डॉक्टर। डॉक्टर अहमद ने भी होंठों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट फैलाते हुए कहा, आप वाकई बड़े। सरवत अहमद को मुस्कुराते हुए गूंजने लगी, लेकिन अहमद ने बात इसके होंठों से छीनते हुए कहा, बस बस मिस सरवत, मैं आपका मफहूम समझ गया हूँ। लतीफ़ इसकी बात पर खिलखिलाकर हंस दिया। बात हैरानकुन है या नहीं मिस सरवत, ये बताइए, बात मज़ेदार कितनी है। लतीफ़ सरवत से कहने लगा, दाद देनी चाहिए आपको। इन्हें इन्हें दाद दें या इसकी अकल का मातम करूँ? सरवत खुशदली से बोली। डॉक्टर लतीफ़ और अहमद ने फिर एक हल्का सा मुश्तरका कहका लगाया। आप दोनों बड़े ख़राब हैं, सरवत ने बेसाख्ता कहा। अब तो आपको भी ख़राब होना पड़ेगा डॉक्टर। डॉक्टर अहमद ने सरवत को छेड़ते हुए कहा, ख़राब होने में मैं पूरा पूरा साथ दूंगी। डॉक्टर लतीफ़ ने हंसते हुए अहमद से कहा, बेफिक्र रहिए, ज़रा खैरत दूर होने की देर है, फिर देखिएगा किस तरह साथ रहती है। क्यों मिस सरवत, मेरे अल्फाज की तायीद करके माप दौलत को पूरा पूरा यकीन दिलाइए। सरवत हंस दी। तीनों इस वक्त फारिग थे। अहमद और लतीफ़ ने कई दिनों से गठजोड़ के बाद सरवत को भी वो बात बता दी थी जिसको अब तक राज में रखा था। सरवत हैरत से बुखला गई थी, लेकिन अहमद और लतीफ़ ने इसे यकीन दिलाया तो इसकी हैरत दूर हो गई थी। कुछ ही देर बाद वो भी इनके साथ घुल मिलकर बातें कर रही थी, लेकिन कभी तीनों संजीदा हो जाते और कभी खिलखिलाकर हंस पड़ते। काफ़ी देर तीनों बैठे रहे और यूं सर जोड़कर सलाह मशवरे करते रहे जैसे कोई बड़ा ही अहम मसला दरपेश हो। मुझे राउंड के लिए जाना था। डॉक्टर लतीफ़ ने कोट की आस्तीन जरा सी खिसकाकर अपनी चोरी घड़ी पर निगाह डाली। वक्त देखते ही वो उठ खड़ा हुआ। बस लतीफ़ ने इसकी तरफ देखा, बाकी आंदा। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे अपने मरीज़ों को देखना है। कुछ देर ही होगी, और मैं भी तो इसी तरह बैठी हूँ जैसे कोई काम ही ना हो। सरवत ने कहा, तो फिर हम चलते हैं। लतीफ़ उठा। तीनों बरामदे में आ गए। अहमद अपने वार्ड की तरफ जाने को दाएं हाथ घूम गया। लतीफ़ और सरवत बातें करते सामने चले गए। इनकी बातों का मौजू अब भी वही था। लतीफ़ बड़ा खुश नज़र आ रहा था। हम कई दिनों से सोच रहे थे मिस सरवत, आखिर आज आपको शामिल भी कर लिया है। अब सारी बात आप पर है, और आप फिक्र ना करें डॉक्टर साहब, मैं आपसे ज़्यादा पेश रहूँगी। वो खुशदिली से बोली, बड़ा लुत्फ़ रहेगा। बिल्कुल, लतीफ़ ने कहा, और फिर सरवत से माजरत करते हुए दाएं हाथ के कमरा नंबर 6 की तरफ घूम गए। इसे अपनी वाकिफ़कार बेगम अरशद हुसैन को देखना था, जिसके कल ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। वो जच्चा खाने के सामने वाले कमरे में थे, लेकिन कमरे में दाखिल होने से पहले ही इसे बाएं हाथ से आशी आती दिखाई दी। सरवत इसे देखते ही किसी बेताब खुशी से इसी की तरफ लपकी। आशी कुछ उलझी उलझी चली आ रही थी। आज फिर डॉक्टर अहमद की निगाहों की गर्मी ने इसे उलझन में डाल दिया था। इसकी मुस्कुराहट भी बड़ी लगावट अमेज थी। साफ जाहिर था कि वो आशी में दिलचस्पी ले रहा है। आशी सरवत लप कर इसके करीब आ गई। आशी ने साकन से नज़र इस पर डाली। ए आशी, मैंने तुम्हारा फ़रूक देख लिया। वो बेइंतहा शौक से बोली। कब? आशी के लबों पर जानदार सा तबस्सुम लहरा गया। कल। आशी इसकी आंखों में आंखें डालकर हंसी। कल? आशी ने बेताबी से सवाल किया। वो आए हैं? कल आए थे, आज सुबह ही चले गए। सरवत ने अपने बैग से कोई शय ढूंढते हुए सर झुका लिया। कल आए थे, आज सुबह ही चले गए। आशी ने घबरा कर इससे देखा। क्यों आशी, तेरे पास नहीं आया क्या? सरवत ने पूछा। नहीं तो। चल झूठी कहेंगी, कैसे बन रही है? वो पिंडी आया और तुझे मिलकर नहीं गया। भला मानने की बात है? खुदा की कसम सच कह रही हूँ, वो मेरे पास नहीं आए। मैं नहीं मानती। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? सरवत इसके अल्फाज में इतनी बेचारगी थी कि सरवत को यकीन ही करना पड़ा। हैरानगी की बात है, वो आया और तुम्हें मिले बगैर चला गया। सरवत ने अफसोस से कहा। तुम कब मिली इनसे? आशी ने कुछ सोच कर कहा। कल। किस वक्त?
कल पिछले पहर में अस्पताल ही में थे। डॉक्टर अहमद भी यही थे, वो इन्हें मिलने यहीं आ गया था। चंद मिनट की ठहराव पर जल्दी में था। मैं तो यही समझी कि इसे तुम्हारे पास पहुंचने की जल्दी होगी। बड़ा हैंडसम आदमी है तो अहमद ही का दूसरा रूप, लेकिन इससे ज़्यादा पुरकशिश है। लाजवाब आदमी है आशी, इसका तो अंग अंग मुस्कुराता मालूम होता है। और अहमद और इसकी क्या मुनासबत? वो गई कब? आशी ने जैसे इसकी बात ही नहीं सुनी। आज सुबह। तुम्हें कैसे पता चला? डॉक्टर अहमद ने बताया। आशी, असल में कल इनसे मुलाकात उजलत में हुई। मेरा जी चाहता था कुछ इनसे गपशप लगाऊं, इसलिए सुबह आते ही डॉक्टर अहमद से पूछा, लेकिन अफसोस ही हुआ। वो सुबह सुबह ही वापस चले गए थे। खुदा की कसम आशी, तुम बड़ी खुशकिस्मत हो जो ऐसा आदमी पसंद किया। आशी के चेहरे पर दुख की गंभीर घटाओं के साए पड़ने लगे थे। वो तो पल पल गिनकर इसके इंतजार में किस मुसीबत से गुजार रही थी, और वो आया भी और चला भी। क्या कौन सा ऐसा ज़रूरी काम था जिसके लिए वो आया था? कौन सी मजबूरी थी जो वो इससे मिले बिना चला गया? क्या इसका दिल इसी बेताबी से इसको मिलने के लिए बेचैन ना था? आशी के जहन में कई सवालात आए। हर एक ख्याल एक नुकीला नश्तर था जो इसके सीने में चुपता चला गया। आशी, मुझे क्या पता, मैं तुझसे ना ही जिक्र करती। सरवत इसे मलूल देखकर बोली। नहीं सरवत, अच्छा ही हुआ, मुझे पता चल गया। खुदा ही जाने क्या बात हुई जो वो मुझसे मिले बगैर चले गए। मैं तो शाम तक क्लिनिक में थी। वहीं आ सकते थे। आशी का लहजा अफसरदा था। जहनी अलजाओ पहले ही क्या कम था, इस पर ये आफ्ताद। आशी का जी चाहा किसी कोने में छुप कर सिसक सिसक कर रोए। सरवत को बेगम अरशद हुसैन के पास जाना था। आशी पर मुस्कुराती नजर डालती वो उसके कमरे की तरफ चल दी, और आशी टूटी फूटी बेसहारा और लहरों के रहमो कर्म पर कोले खाती कश्ती की तरह बरामदे के दूसरे सिरे की तरफ चली गई। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती ही आशी ने अपनी मलमल की टोपी और चेहरे की चकोर पट्टी उतार कर ओवरऑल की जेब में हाथ डाल ली। बरामदे में आज काफ़ी रश था। ऑपरेशन वाले मरीजों के लवाहकीन जमा थे। कुछ लकड़ी के पंजों पर बैठे थे, कुछ दूर में खड़े थे। फिक्रमंद चेहरे अपने मरीजों के लिए दवा मांग रहे थे। आज मसरूफियत का दिन था। डॉक्टर अहमद को मसलसल 6 ऑपरेशन करना थे। तीसरे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर अहमद अपने कमरे में वक्फे के लिए चला गया था। आशी भी सुस्ताने को धूप में आ खड़ी हुई थी। पहले मरीज के 2-3 रिश्तेदार इसके गिर्द आकर खड़े हो गए थे। वो बहुत घबराए हुए थे। आशी ने डॉक्टराना शफ़क़त से इन्हें तसल्ली दी। वो हौसला पाकर मुतमिन नजर आने लगे थे। आशी वहाँ से हटकर निस्बतन अलग थलग जगह पर धूप में जाकर खड़ी हो गई। सामने के बरामदे में भी चाको चौबंद नर्सें मरीजों को इधर से उधर लाई जा रही थी। व्हील चेयर पर बैठी बूढ़ी सी औरत को वार्ड में ले जाते हुए नर्स आवदा कुछ तेजी दिखा रही थी। आशी का दिल नर्स के रवैये पर दुखने लगा। गो इसका इस वार्ड से कोई ताल्लुक ना था, ताहम इंसानी हमदर्दी तो थी। इसने नर्स को दूर ही से डांट दिया। नर्स शर्मिंदा हो गई और कदरे आराम से ज़ईफ़ा को वार्ड के खुले दरवाजे में ले गई। आशी तून से टेक लगाकर खड़ी हो गई। आज चाय पीने के लिए भी ना गई। यूं ही खड़े खड़े आशी की नज़रें सामने चमन की तरफ उठ गई। पथरीली दीवार से टेक लगाए अस्पताल की महतरानी जीवा अपने साल भर के काले कलोटे बच्चे को नंगी ज़मीन पर बैठी दूध पिला रही थी। जर्द दुपट्टे और फरोजी कमीज़ में इसका काला रंग खूब चमक रहा था। दूध पिलाते पिलाते वो कभी बच्चे के पाँव चूमने लगती, कभी छोटा सा हाथ मुँह से लगा लेती। शफ़क़त माधुरी का मुजाहरा बच्चे को बीच बीच कर सीने से लगाते हुए कर रही थी। करीब ही इसकी 10 साला बच्ची धूल से अटे बालों और मैले के चले कपड़ों में मलबूस गोल गोल पत्थरों से खेल रही थी। जीवा का लकड़ी की पट्टी और लंबी लंबी तीलियों वाला झाड़ू भी करीब ही था। कपड़ों की कमी निखरी धूप से पूरी करते हुए जीवा ताज़ा दम हो रही थी। इसके चेहरे से सुकून टपक रहा था। बच्चे को प्यार करते वक्त इसकी आंखों में ममता की भरपूर चमक थी। आशी बड़ी दिलचस्पी से इसे देख रही थी। आशफा अकब से आवाज़ आई। आशी का इन्फाक टूट गया। डॉक्टर बानो हाथ में 2-3 लिफाफे लिए इसकी तरफ बढ़ी। आपका खत। इसने लिफाफा आशी की तरफ बढ़ा दिया। तहरीर देखती ही आशी के लबों पर एक तबस्सुम आ ठहरा। मैं अपना खत लेटर बोर्ड से लेने गई, आपका खत भी नज़र में आ गया, मैं ले आई। अक्सर खत इधर उधर हो जाते हैं। बानो अपना खत खोलते हुए बोली। शुक्रिया। आशी ने मुतबस्सम नज़रों से इसे देखा और फिर दिल बेताब को संभालते हुए फ़रूक का खत खोला। तहरीर मुख्तसर सी थी। वो इस इतवार को चंद दिनों के लिए पिंडी आ रहा था। मुख्तसर तहरीर में भी मुफसिल पैगामात थे। आशी की आंखें चमकने लगी। इसने जल्दी से खत की तारीख पर नज़र डाली। खत 4 दिन पहले लिखा गया था। यकीनन वो खत लिखने के बाद किसी अपने ज़रूरी काम से पिंडी आया होगा। आशी ने कल से सरवत से इसके मुतल्लिक सुन रखा था। फ़िक्रमंद भी हुई थी, फ़रूक पर गिला भी था, लेकिन आज इसका खत पा लेने से हर फिक्र दूर हो गई थी। हर गिला मिट गया था। 2 दिन ही तो बाकी थे। वो फ़रूक से खुद ही निपट लेगी, इसे खूब सताएगी। इसकी ज़्यादती ही तो थी। वो पिंडी आया भी और चला भी गया। सारी रात इसने कैसे बुरे बुरे ख्वाब देखे थे, कितनी बेचैन नींद सोई थी। शुक्र है जो आज इसका ख़त मिल गया, वरना खुदा जाने इसकी बेचैनी कितनी बेरहम हो जाती। छुट्टी के वक्त इसने खुश खुश अपना बैग उठाया, ओवरऑल बाजू पर डाला और ड्यूटी रूम से बाहर निकल गई। सामने से सरवत मुस्कुराती हुई आ रही थी। आज काम की इस कदर ज़्यादती थी कि वह सरवत से मिल ही ना सकी थी। दोनों एक दूसरे के करीब आते ही इस्तकबाली मुस्कुराहट से एक दूसरे को देखने लगी। आज सारा दिन कहाँ गायब रही? सरवत ने छूटते ही सवाल दागा। ऑपरेशन थिएटर में सारा दिन, तकरीबन सारा दिन ही गुजर गया। तुम्हारा भी तो ऑपरेशन डे था। हाँ, कहाँ जा रही हो अब?
मेरी ड्यूटी है अभी, तुम घर जा रही हो, कुछ देर रुक जाओ, इकट्ठे ही चलेंगे। ना पापा ना, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, शाम को क्लिनिक भी जाना होता है। दोनों कुछ देर इधर उधर की बातें करती रही। आशी को जाने की जल्दी, लेकिन सरवत जैसी बतूनी लड़के से पीछा छुड़ाना आसान काम थोड़ा ही था। मौजू फिर हर फिर कर फ़रूक पर आ गया। आशी, मुझे तेरी किस्मत पर रश्क आता है। सरवत ने संजीदा सी सूरत इतने मज़ाहिका खेज तरीके से बनाई कि आशी को हंसी आ गई। वो आ रहे हैं सरवत, आशी ने हंसते हुए कहा। कब? इतवार को? सच? हाँ, किस लिए? किसने कहा? खत आया है? कब आया है? आज? परसों के आने और तुमसे ना मिलने की माजरत की होगी। नहीं तो खत यहाँ आने से पहले का लिखा हुआ है, यानी 4 दिन पहले का। लाहौर से खत यहाँ 4 दिन में पहुँचा। कुछ ऐसा ही लगता है, डाक खाने वालों की सुस्ती होगी, या मुमकिन है यहाँ आया रखा हो। मैंने तो डाक कभी देखी ही नहीं। आज भी बानों ने खत ला कर दिया। आशी बेतरा मसरूर नजर आ रही थी। सरवर ने कई बार इसकी आंखों में झांका। सितारे दमक रहे थे इन आंखों में। दोस्त की खुशी में इसकी खुशी थी। सरवत ने मसरत का भरपूर इजहार किया। वो अभी बातें ही कर रही थी कि बरामदे के जीने पर अहमद और लतीफ़ दिखाई दिए। वो दोनों भी इधर ही आ रहे थे। आशी ने चाहा दोनों के करीब आने से पहले ही वहां से चली जाए, लेकिन सरवत ने इसका हाथ थाम लिया। ऐसी भी क्या जल्दी है, चली जाना, ज़रा तो ठहरो। लतीफ़ और अहमद करीब आ गए। वो दोनों भी फ़रूक की बातें कर रहे थे। फ़रूक साहब का जिक्र हो रहा है। सरवत ने इनके पास आकर रुकते ही कहा। हाँ डॉक्टर, लतीफ़ मुस्कुरा कर बोला। फ़रूक साहब इतवार को फिर आ रहे हैं, यकीनन आपको सुनकर खुशी होगी। इस दफ़ा वो चंद योम ठहरेंगे और आपसे दिल जमी से बातें करेंगे। सरवत को आशी से इसके आने की इत्तला तो मिल चुकी थी, लेकिन बेगाना सी बनकर बोले, क्या वाकई अहमद साहब? जी, अहमद ने मुख्तसर सा जवाब दिया। खुदा खैर करे, इतने चक्कर क्यों लगा रहे हैं आपके भाई? सरवर ने आंखें नचाते हुए शौकी से कहा। आशी का दिल अफशाए राज के तसव्वुर से दरक गया। नजरें बचाकर इसने सरवत को घूरा। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ, कोई ख़ास बात ही होगी, अहमद ने कहा। आशी को यूं लगा जैसे इसके सरबस्ता राज से अहमद आगाह हो गया हो। जल्दी से अहमद की आंखों में झांका, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। सिर्फ वही शौक का जहां जो अक्सर आशी की जहनी उलझन का सबब बना करता था। इस दिन फ़रूक साहब करनी कतरा गए। सरवत ने लतीफ़ से कहा, लेकिन अब आए तो घंटों पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। लतीफ़ मुस्कुराने लगा, लेकिन अहमद संजीदगी से बोला, मुश्किल ही है जो वो आपके हाथ आए। क्यों? लतीफ़ हैरानगी से बोला। भाई, इसकी अपनी मसरूफियत होती हैं अजीब सी, अहमद ने तंज़ी अंदाज में कहा। आशी को इसका अंदाज़ अजीब सा लगा। इसे घुटते हुए नगवारी का इजहार करने लगी। अजीब सी। सरवत ने अहमद के अल्फाज दोहराते हुए इस्तफहामिया नज़रों से इसे देखा। वो हंस दिया, कुछ गट गट कर, कुछ खिल खिल कर। सरवत और आशी इसका मुंह देखने लगी। डॉक्टर लतीफ़ अपने रूबी की तरफ मुतवज्जा हो गया था, जो दुम हलाते इसकी टांगों से लिपट रहा था। फ़रूक की कुछ ना पूछिए मिस सरवत, डॉक्टर अहमद ने कदरे तवक्कुफ़ के बाद खुद ही कहा। कौन सा शहर है जहाँ इसकी दोस्त लड़कियाँ नहीं? मुझे शक है कि परसों भी वो इसी सिलसिले में यहाँ आया था और इतवार को भी इसलिए आ रहा है। वो हंसते हुए कह रहा था। सरवत भी हंस पड़ी, चश्मे दरजीदा से आशी को देखने लगी। इसकी आंखों में शरीर और शौक सी चमक थी। ये चमक आशी को छीनने को थी, लेकिन आशी का दिल अहमद की बात पर उछल कर हल्क में आ गया था। ख्याल यही कहता कि अपनी दोस्त लड़की से वो पिंडी से मिलने आ रहा है तो आशी खुशियों के हंडोले में झूल जाती, लेकिन इसने जो कहा था आशी के मासूम दिलो दिमाग पर हथौड़े की तरह लगा। कौन सा शहर है जहाँ इसकी दोस्त लड़कियाँ नहीं? कोई मामूली सी बात थी जिसे आशी नज़रअंदाज कर देती है आसानी से। फ़रूक का ख़त पाने की सारी खुशी इस जहर बड़े जुमले ने ख़त्म कर दी थी। रात भर वो फ़रूक के मुतल्लिक घबरा घबरा कर सोचती रही और सोच सोच कर घबराती रही।